जय हिंद दोस्तों। आज अपन एसपीएम को खत्म करते हैं। तो आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं कि एसपीएम के जितने भी डेली पीडीएफ है उनको मर्ज करके आपको डाला गया है। अब डेली पीडीएफ को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास डाउट है तो आज आपके पास टाइम है, आप व्हाट्सएप पे मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हो। इसके बाद अपन एसपीएम के लोग लगा देंगे। ज़्यादा कल मैं और ले सकता हूँ एसपीएम को। उसके बाद सेट आपको 2 दिन में निपटानी है। ठीक है, तो आपको लोक लगाना है किसी भी तरीके से। एसपीएम के आज लोक लगना है और हो सकता है कल मैं और क्वेश्चन करा दूं 100 के आसपास। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप पे भेजने हैं। अगर आपसे नहीं हो पाए हैं तो, या किसी कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो कल उनके क्वेश्चन भी अपन कवर कर लेंगे। क्लियर? 100 क्वेश्चन और बचेंगे इसके बाद। तो चलिए अपन स्पीड से करते हैं। पहले अपन बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं जहां पर अपना कॉन्फिडेंस बढ़े। हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो यहां से आ जाइएगा, पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए प्रोजेक्ट इज ए एंड ओवर। एक प्रोजेक्ट एक प्रयास होता है। बच्चों आंसर दीजिएगा। प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी होता है, गुड होता है, बैड होता है, नन ऑफ दीज होता है। थोड़ी सी स्पीड रखना। ये मैंने गारंटी ले चुका हूं कि जो मैंने कवर किया है क्वेश्चन, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपको ये देखना है कि आप इनको देख के जाते हो या नहीं देख के जाते हो। क्लियर? तो आप इनको अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। लगभग 200 क्वेश्चन में कवर करा चुका हूँ। 100 क्वेश्चन ये है और 100 क्वेश्चन इसके बाद में। तो इनको जरूर देख के जाइएगा। क्लियर? और आंसर देते रहिएगा, स्पीड रखिएगा। केवल 1.5 घंटे का टाइम अपने पास। क्लियर है? 1.5 घंटे का टाइम है अपने पास। स्पीड रखना बच्चों। तो बच्चों ये प्रोजेक्ट कीजिए। तो प्रोजेक्ट कैसा है? गुड होता है, बैड होता है, नन ऑफ दीज, या टेम्परेरी होता है? तो प्रोजेक्ट टेम्परेरी होता है। क्लियर है बच्चों? थोड़ी सी स्पीड रखो, स्पीड रखिएगा। प्रोजेक्ट टेम्परेरी होगा। हाँ जी, अब थोड़ा सा स्पीड रखना बच्चों। क्वेश्चन करने की कला होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। क्लियर? तो स्पीड रखना। तो प्रोजेक्ट ए के प्रयास होता है तो टेम्परेरी प्रयास होता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट क्रिएट्स प्रोडक्ट और सर्विस। बच्चों प्रोजेक्ट है या खाली जगह अपन को भरना है। प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट अगर अपना चल रहा है, उत्पाद या सेवाएं बनाता है। तो बच्चों कैसी सेवाएं बनाता है? तो प्रत्येक प्रोजेक्ट जो होता है वो रीयूजेबल सेवाएं बनाता है, यूनिक सेवाएं बनाता है। कॉमन, तो कॉमन तो बिल्कुल ही खत्म है। अच्छा, रीयूजेबल की अब मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन यूनिक प्रोजेक्ट हमेशा यूनिक प्रोडक्ट बनाता है बच्चों। क्लियर? मान लीजिए कोई चीज पहले से बनी हुई है तो उसका क्या प्रोजेक्ट है बच्चों? क्लियर? तो यूनिक चीज बनाने के लिए हमेशा प्रोजेक्ट होते हैं। रीयूजेबल जरूर अपन उसको रीयूज कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट को रीयूज करते हैं। प्रोडक्ट की खासियत होती है ये रीयूजेबिलिटी। प्रोडक्ट की खासियत होती है, प्रोजेक्ट की नहीं बच्चों। क्लियर? इसलिए ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यूनिक। तो प्रोजेक्ट से हमेशा एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस बनती है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोजेक्ट। इनमें से कौन प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल नहीं है? लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। तो लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट ये भी प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल हो सकता है। डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस बच्चों। मार्केटिंग कैंपेन फॉर ए न्यू प्रोडक्ट और वॉचिंग ए मूवी बच्चों। क्लियर? तो देखिए, मार्केटिंग कैंपेन फॉर ए न्यू प्रोडक्ट, तो यहाँ पर भी क्या है? प्रोजेक्ट तो है ही बच्चों। चाहे मार्केटिंग ही कर रहा हो तो, लेकिन एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो, लेकिन बच्चों यहाँ पर आपके काम की फीलिंग्स आ रही है, एक प्रोजेक्ट की फीलिंग्स आ रही है, एक पेमेंट की फीलिंग्स आ रही है बच्चों। क्लियर? एक वर्क की फीलिंग्स आ रही है। तो बच्चों लेकिन यहाँ कोई वर्क की फीलिंग्स नहीं आ रही। वॉचिंग ए मूवी, तो मूवी देख रहे हो, ये इंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन बच्चों एक प्रोजेक्ट नहीं। डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, तो बच्चों यहाँ फाइनेंस की आ रही है, एक वर्क की। देखिए एक तरीके से एक फिनेंस से जुड़ा हुआ होना चाहिए प्रोजेक्ट। तो लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, तो बच्चों ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन वॉचिंग ये मूवी, ये बच्चों कोई प्रोजेक्ट नहीं है। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। मूवी देखना डिफरेंट चीज है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए, आपके जो ग्रुप है जिनसे आप जुड़े हुए हो, तो उनमें भी आप इस लिंक को शेयर कर देना। चलिए, तो इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, जो भी आपके एप्लीकेशन के ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं ना, तो आपने ग्रुप बना ही रखा होगा, तो या तो आप इन्फॉर्म कर दो उनको, सब आ जाएंगे। तो इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकस ऑन 4P विच आर। ये क्वेश्चन बार बार आता है और ये फिर आएगा। तो 4P कौन कौन है बच्चों? पीपल है, प्रोडक्ट है, परफॉर्मेंस नहीं है बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए, पीपल है, प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, प्रोजेक्ट है। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, स्पीड रखिएगा। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल। अच्छा, प्रोजेक्ट कंसिडर्ड सक्सेसफुल कब होगा कि भाई मैंने प्रोजेक्ट बनाया वो सक्सेसफुल है? ये कब बोलूंगा मैं, आप बताइए।
द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड, तो मैन्युफैक्चर होने पर वो सक्सेसफुल हो जाता है क्या नहीं, मैन्युफैक्चर होने पर तो कोई सक्सेसफुल नहीं होता। द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर अनाउंस कंप्लीट, इससे भी कोई सक्सेसफुल नहीं होता। द प्रोडक्ट इज टर्न्ड ओवर टू ऑपरेशन, उत्पाद को संचालन विभाग को सौंप दिया गया हो, तो सौंपने से भी सक्सेसफुल नहीं होता। द प्रोजेक्ट मीट्स और एग्जिस्ट स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन, तो सक्सेस यही माना जाएगा जब जैसा बनवा रहे थे जब वैसा बना के कुछ भी दे दो तो सक्सेसफुल थोड़ी है। आप किसी चीज को बुक करते हो और मन में आई दो चीज आ गई तो उससे सक्सेसफुल थोड़ी है। जो आपने मंगाया वो अगर काम हुआ है तो सक्सेसफुल है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ी सी स्पीड रखना बच्चों। विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रिंग्स टुगेदर ए सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक यूज टू डिस्क्राइब, ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर द वर्क ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। बच्चों क्लियर? अब वो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा उपकरणों या तकनीकों के सेट को एक साथ लाता है जो प्रोजेक्ट गतिविधि के कार्य का वर्णन व्यवस्थित मॉनिटर करने के लिए उपयोग किया जाता है। बच्चों इनमें से कोई एक ऐसा है जो इन सब चीजों को एक साथ लेके आता है। अब वो कौन है तो उसको अपन को देखना है। तो निम्न में से कौन सा उपकरणों और तकनीकों के सेट को एक साथ लाता है, बहुत सारे टूल्स को एक साथ लाता है, बहुत सारी टेक्निक्स को एक साथ लाता है जो प्रोजेक्ट गतिविधियों बच्चों आप कार्य का वर्णन व्यवस्थित करना मॉनिटर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर गाइड टू द पीएमबीओ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टेक होल्डर, तो बच्चों प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसा है विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रिंग्स टुगेदर ए सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक यूज टू डिस्क्राइब ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर द वर्क ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। बच्चों क्लियर? अब यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं आएगा, मैनेजमेंट तो बच्चों उसको संभालना होता है, स्टेक होल्डर नहीं आएगा, तो प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसा है जो इन सबको एक साथ लेके आता है। बच्चों क्लियर? तो बी नहीं आएगा बच्चों, गाइड टू पीएमबीओ के नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं बच्चों, ये बिल्कुल नहीं आएगा। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसा है जो इन सबको एक साथ लेके आता है, वही डिसाइड करता है कि कौन सी टेक्निक कौन से टूल आपको यूज करने हैं, वही ऑर्गेनाइज करता है, वही मॉनिटर करता है। बच्चों क्लियर? तो एंड मॉनिटर, तो मॉनिटर है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये चीज नहीं है। वो ये कह रहा है कौन है ऐसा, कौन है ऐसा, वो इंडिविजुअल्स के लिए बात कर रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो क्रियाविधि है बच्चों, क्लियर है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रिंग्स टुगेदर ए सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर द वर्क ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। बच्चों क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर। यहां तक क्लियर? देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कब आता, वो कहता है ये क्रिया क्या कहलाती है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाती है। लेकिन क्रिया के लिए नहीं बोल रहा, वो ये बोल रहा है कौन है ऐसा जो इन सबको एक साथ लाता है, टूल को एक साथ लाता है, टेक्नोलॉजी को एक साथ लाता है, इन सबको मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, क्या काम कर रहे हो इसको डिफाइन करता है, वो कौन है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर है। बच्चों क्लियर? मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया होगा। हाँ जी, एक तो गूगल लेके बैठिए, चैट जीपीटी लेके बैठिए, कभी भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत है चेक करते हुए चलिए, कोई कंफ्यूजन है वापस रोकिए, पेज नंबर लिखते हुए चलिए, थोड़ी स्पीड रखिएगा। सारा खेल स्पीड का है बच्चों, नौकरी लग जाएगी अगर थोड़ी सी स्पीड रखोगे तो। ट्रिपल कांस्टेंट, तीन प्रमुख सीमाएं क्या है, तो तीन प्रमुख सीमाएं क्या है बच्चों? तो सबसे पहले तो बच्चों टाइम तो जरूरी है भाई, टाइम मनी और देखिए टाइम शेड्यूल एंड क्वालिटी। तो टाइम शेड्यूल एंड क्वालिटी, टाइम अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, तो अवेलेबिलिटी तो नहीं है बच्चों, टाइम मनी एंड शेड्यूल, और टाइम मनी एंड क्वालिटी। बच्चों क्लियर? तो देखिए एक बार बताइए ट्रिपल कांस्टेंट तीन प्रमुख सीमाएं क्या है? तो टीक्यूएम आपने नाम सुना होगा, मैंने टीक्यूएम पढ़ाया था आपको, टाइम क्वालिटी एंड मनी। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए टाइम मनी एंड क्वालिटी ये प्रमुख तीन सीमाएं है, टाइम मनी एंड क्वालिटी। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। डेली पीडीएफ देखना, सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो याद रखिए मेन तीन शर्त क्या है, तो क्वालिटी की शर्त जबरदस्त होती है कि क्वालिटी चाहिए बच्चों, बिना क्वालिटी का अपन क्या करें, क्या अचार डाले, जाते ही फेल हो गया, क्या मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर का। मनी और टाइम, तो टाइम मनी और क्वालिटी ये तीन कंस्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के, ये तीन बेसिक कंस्टेंट है, ये तो होने ही चाहिए। बच्चों क्लियर? अगर ये तीनों ही नहीं होंगे तो ऐसे सिस्टम का क्या करेंगे। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज दिस इज ट्रू, ठीक है। जेनरिक प्रोडक्ट एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, तो इसमें से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जेनरिक उत्पाद संगठन द्वारा बनाए जाते हैं और खुले बाजार में बेचे जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चों, कोई संगठन इनको बनाता है और खुले बाजार में बेच दिए जाता है क्योंकि सबके लिए इंडिविजुअल है। बच्चों क्लियर? कस्टमाइज प्रोडक्ट आर कमीशन बाय पर्टिकुलर कस्टमर, बिल्कुल। तो कस्टमाइज उत्पाद किसी विशेष ग्राहक के लिए बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। जेनरिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं
जो पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं बनते, सबके लिए बनते हैं, बाजार में ओपन मार्केट में डाल दिए जाते हैं, जिसके पास पैसा है वो उसको खरीद सकता है बच्चों। क्लियर? जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या है बच्चों, ये जेनरिक प्रोडक्ट है, सबके लिए एक जैसा है बच्चों। क्लियर? लेकिन अगर कोई ये कह दे कि पर्टिकुलर मान लो अंबिका क्लासेज के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो फिर वो इसमें नहीं आएगा, वो किस में आएगा, वो कस्टमाइज के अंदर आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज डजंट अफेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए होल, निम्न में से कौन सा सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर को समान रूप से प्रभावित नहीं करता बच्चों। क्लियर? तो समान रूप से सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर को एक तरीके से प्रभावित नहीं करता, वो ये कह रहा है। देखो बच्चों, वो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, कई बार क्या होता है, ये सब जो हिंदी होती है ना, खतरनाक लैंग्वेज में चले जाती है, तो आपको क्या करना है, उसको फोकस करना है कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो वो कह रहा है विच ऑफ दीज डजंट अफेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए होल, तो वो ये कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या चीज अलग अलग है बच्चों। क्लियर? तो आप सबको पता है कि सिक्योरिटी सबकी अलग अलग हो सकती है बच्चों। क्लियर है? मतलब ऐसा कौन सा है जो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को अफेक्ट नहीं करता, ये पूछा है। तो इनमें से कौन सा सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर को समान रूप से प्रभावित नहीं करता बच्चों। क्लियर? वो ऐसा कौन सा है जो समान रूप से प्रभावित नहीं करता बच्चों। क्लियर? तो बिजनेस एंड सोशल चेंज, तो बच्चों याद रखना, तो सब इफेक्ट पड़ेगा सब पे, सिक्योरिटी का इफेक्ट भी सबके ऊपर पड़ता है, और विषमता का इफेक्ट भी सबके ऊपर पड़ता है, केवल फ्लेक्सिबिलिटी का इफेक्ट सबके ऊपर नहीं पड़ता बच्चों। क्लियर? फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो ये कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर अलग चीज है। ऐसे भी देखो, ओड मैन आउट के हिसाब से भी अगर अपन करें तो बच्चों सिक्योरिटी, तो इनमें से कौन सा सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर को समान रूप से प्रभावित नहीं करता, तो फ्लेक्सिबिलिटी समान रूप से प्रभावित नहीं करता बच्चों। क्लियर? अच्छा, याद रखो, सिक्योरिटी कम ज्यादा, सिक्योरिटी का इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस एंड सोशल चेंज का इफेक्ट पड़ेगा, और बच्चों विषमता का भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। क्लियर? फ्लेक्सिबिलिटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट आपकी क्लियर? आंसर ए होना चाहिए। नहीं बच्चों, विषमता टर्म इज नॉट यूजिंग इन सॉफ्टवेयर, क्यों नहीं होती है, हेट्रोजीनियस होती है, सबके लिए अलग अलग, सबके लिए अलग अलग, आपकी यूजेबिलिटी अलग है, मेरी यूजेबिलिटी अलग है, सबके लिए अलग अलग है बच्चों। क्लियर? समझ में आ गया? विषमता का मतलब क्या है भाई, अब सबके अलग अलग व्यू है बच्चों, उसको कहते हैं विषमता। तो विषमता का भी इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, सोशल चेंज का भी पड़ेगा, सिक्योरिटी का भी पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। क्लियर? समझ में आ गया? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तुम क्या क्वेश्चन को समझते नहीं और भावुकों के आंसर देते हो, बहुत सारे बच्चे भावुकों के आंसर देने लग जाते हैं। क्लियर? तो देखिएगा, विच ऑफ दीज डजंट अफेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए होल। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को एक तरीके से समान रूप से प्रभावित करता है, तो इनमें से कौन सा सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर को समान रूप से प्रभावित नहीं करता बच्चों। क्लियर? तो फ्लेक्सिबिलिटी अलग चीज है, बाकी देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, और ये भी विषमता भी बच्चों है। क्लियर? तो ये इश्यूज है बच्चों, ये पॉजिटिव इश्यू है, फ्लेक्सिबिलिटी पॉजिटिव इश्यू है, ये सारे नेगेटिव है बच्चों। क्लियर? ऐसे भी बोल सकते हो आप। वो ये कह रहा है कि विच ऑफ दी डजंट अफेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए होल बच्चों। तो अगर वो ये कहे, या तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो ओड मैन आउट के हिसाब से, तो ये तो पॉजिटिविटी है, बाकी सब नेगेटिविटी है बच्चों। क्लियर? तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं। सर वंस एक्सप्लेन हेट्रोजेनिटी। देखिए, हेट्रोजेनिटी का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर जो है ना, वो अलग अलग के लिए अलग अलग मोड के ऊपर उपलब्ध है बच्चों। क्लियर? विषमता सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मूल धारणाओं में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मूल धारणाओं में से क्या चीज शामिल नहीं है, तो सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, या सॉफ्टवेयर रीयूज, या सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, या सॉफ्टवेयर प्रोसेस बच्चों। अब ये है क्वेश्चन कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मूल धारणाओं में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है बच्चों। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो सॉफ्टवेयर वैलिडेशन बिल्कुल है, मूल धारणाओं में वैलिडेट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे बच्चों। सॉफ्टवेयर प्रोसेस ये भी है कि सॉफ्टवेयर को एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपन को डेवलप करना है। सॉफ्टवेयर रीयूज बच्चों। क्लियर? सॉफ्टवेयर रीयूज और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी मूल धारणाओं में। तो बच्चों आप बताइए, इन दोनों में आपका आंसर है। अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि फेस कौन सा है, वो ये कह रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो मूल धारणा है
उनमें से कौन सा शामिल नहीं है बच्चों, क्लियर। तो रीयूज सॉफ्टवेयर का इंटरनल गुण है बच्चों, क्लियर। जब भी अपन सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार अपन रीयूज कर सके इसको बच्चों, क्लियर। लेकिन मूल धारणाओं में सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी अलग चीज है बच्चों, ये सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी अलग चीज है, ये बाद में जोड़ी गई है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। रीयूजेबिलिटी का मतलब ये इंटरनल गुण होता है, किसी सॉफ्टवेयर की कोडिंग का गुण होता है कि उसको वापस यूज किया जा सके बच्चों, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके पहले वाले में तो रीयूज सही नहीं था। देखिए क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मूल धारणा, मूल धारणाओं में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो बच्चों रीयूज तो है भाई, सॉफ्टवेयर ऐसा बनाओ ताकि रीयूज आ जाए, सॉफ्टवेयर ऐसा बनाओ जिसको वैलिडेट किया जा सके, सॉफ्टवेयर को एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाओ। लेकिन ये थोड़ी था सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो बच्चों मूल धारणाओं का पार्ट नहीं है। सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलप करना ये जरूर है, लेकिन मूल धारणाओं में शामिल नहीं है, क्लियर। इसके पहले वाले में तो रीयूज सही नहीं था सर। इससे पहले वाला क्या था, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें तो क्या है, ये तो क्वेश्चन ही अलग है ना, क्वेश्चन ही अलग है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू, आपका डाउट क्या है वो समझ में नहीं आया, डाउट जो है वो पूछिए कि भाई सर ये डाउट है हमारा, क्लियर, ये डाउट है, इस पॉइंट के अंदर डाउट है। तो देखिए मूल धारणाओं में रीयूजेबिलिटी है, क्योंकि आप एक बार सॉफ्टवेयर बना के क्या, अगर मान लो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाओ, ऐसा मॉड्यूल बनाओ जिसको ज्यादा से ज्यादा रीयूज किया जा सके, सॉफ्टवेयर ऐसा बनाओ जिसको वैलिडेट किया जा सके, प्रोसेस किया जा सके बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट, ओके सर, ठीक है। तो याद रखिए मूल भावनाओं में आपकी सिक्योरिटी नहीं थी। तो विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो वेब हैज लेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस बेस्ड सिस्टम, वेब ने सॉफ्टवेयर सेवाओं की उपलब्धता और अत्यधिक वितरित सेवा आधारित सिस्टम के विकास की संभावना को जन्म दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेब जब आया तभी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, वेब जब आया तभी बच्चों वेब जब आया तभी बच्चों क्या हुआ कि सास का कंसेप्ट आया बच्चों, क्लियर। तो वेब आधारित सिस्टम ने प्रोग्रामिंग भाषाओं के पतन को जन्म दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। बाकी और नई नई डेवलप हो गई, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, ये और लैंग्वेज डेवलप हो गई। वेब सॉफ्टवेयर बच्चों, तो ये बिल्कुल गलत है कि वेब आधारित सिस्टम ने प्रोग्रामिंग भाषाओं के पतन को जन्म दिया, गलत है। वेब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की अवधारणा लाता है, बिल्कुल सही है, एज ए सर्विस बच्चों, क्लियर। तो वेब आधारित सिस्टम को क्रमिक रूप से विकसित और वितरित किया जाना चाहिए। तो वेब आधारित सिस्टम बिल्कुल सही है, क्योंकि वेब बेस्ड जितने भी सिस्टम होते हैं वो एक साथ डेवलप नहीं होते, धीरे धीरे इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर और इटरेटिव मॉडल के अंदर वो डेवलप होते रहते हैं बच्चों। वो एक दिन में वेबसाइट पूरी नहीं चलती, फेसबुक की वेबसाइट आज तक भी चल रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका क्या आंसर गलत है बच्चों, बी, क्लियर। मेरे हिसाब से सभी बच्चों के क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बताइए। अच्छा तो क्या क्वेश्चन कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मूल धारणाओं में क्या शामिल नहीं है, तो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी नहीं है। सॉफ्टवेयर देखो ये तो अपन को पता है कि टेस्टिंग तो होगी, प्रोसेस भी होगा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस भी होगा, लेकिन रीयूज भी होगा, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ऐसे मॉड्यूल तैयार कीजिए, कहा जाता है आपको ऐसे मॉड्यूल तैयार कीजिए जिनको बार बार रीयूज कर सके, लेकिन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी मूल धारणाओं में नहीं है, क्लियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मूल धारणाओं का पार्ट नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास टीम में संघर्ष का कारण नहीं है। अब बच्चों संघर्ष का कारण मतलब जो टीम है उनके अंदर तू में का कारण नहीं है। एक साथ अपडेट, तो एक साथ अपडेट करते हैं उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। साझा और सामान्य कोड, तो साझा और सामान्य कोड यूज करते हैं तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बच्चों। अब संस्करण बच्चों वर्जन के ऊपर भी उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि मैं ये वर्जन यूज करूंगा, मैं ये यूज करूंगा, लेकिन ग्राफिक्स इश्यू पे क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है बच्चों, जो वो डेवलप कर रहे हैं वो पार्ट ये नहीं है बच्चों, क्लियर। बाकी वर्जन शेयर एंड कॉमन कोड और अपडेट जो भी बच्चों क्या है क्वेश्चन, कौन इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास टीम में संघर्ष का कारण नहीं। अब संघर्ष बच्चों कब होता है, जब कॉमन चीज आप यूज करते हो, कॉमन पे काम करते हो, तो ये भी काम है। एक साथ अपडेट तो कॉमन काम है, सादा और सामान्य कोड संस्करण तो ये भी कॉमन चीज है बच्चों। लेकिन ग्राफिक्स इश्यू बच्चों रिसोर्सेज से रिलेटेड है कि आपको रिसोर्सेज कैसे प्रोवाइड कराए गए, क्लियर। तो ये चीज थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट चलिएगा, इनमें से कौन सा आवश्यकता इंजीनियर का चरण नहीं है। तो आवश्यकता मतलब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का चरण नहीं है। तो सबको पता है सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी, फिर क्या होता है संग्रहण होता है, एलिक्सेक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है एनालाइज होता है, उसके बाद क्या होता है सारा, फिर वैलिडेशन और फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है बच्चों, क्लियर। तो डिजाइन इसका पार्ट नहीं है। डिजाइन किसका पार्ट है, तो बच्चों प्रोसेस लाइफ साइकिल का पार्ट है कौन, डिजाइन, क्लियर है। लेकिन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है कौन सा, डिजाइन, क्लियर।
नेक्स्ट चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, उपयोगकर्ता प्रणाली आवश्यकता किस दस्तावेज का हिस्सा होती है? तो बच्चों, द यूजर सिस्टम रिक्वायरमेंट आर द पार्ट ऑफ विच डॉक्यूमेंट? इनमें से एक डॉक्यूमेंट है जिसमें द यूजर सिस्टम रिक्वायरमेंट मतलब यूजर सिस्टम के अंदर क्या चाहता है बच्चों, क्लियर, वो लिखी हुई होती है। तो वो क्या होता है बच्चों? एसआरएस, सबको पता है। एसआरएस सॉफ्टवेयर आवश्यकता है विनिर्देशन, बच्चों के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें यूजर की आवश्यकताएं लिखी हुई होती है बच्चों, क्लियर, कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। एसआरडी बच्चों सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ये बाद में बनता है बच्चों, क्लियर। डीडीडी डिटेल डिजाइन डॉक्यूमेंट नहीं बच्चों, ये डिजाइन से रिलेटेड है। एसडीडी सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट, ये भी डिजाइन से रिलेटेड है, ये भी डिजाइन से रिलेटेड है, ये दोनों रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये एसआरएस है, तो बच्चों याद रखना एसआरएस तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो द यूजर सिस्टम रिक्वायरमेंट आर द पार्ट ऑफ विच डॉक्यूमेंट? तो सिस्टम रिक्वायरमेंट इज द पार्ट ऑफ एसआरएस बच्चों, क्लियर। तो एसआरएस का नाम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी होता है और सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी होता है बच्चों। ये इसका पार्ट नहीं है, ये तो बच्चों लास्ट में सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। ये आपको क्या क्या चाहिए वो उसको एसआरएस से कहते हैं। तो अपन को रिक्वायरमेंट पूछा है तो रिक्वायरमेंट की बताइए बच्चों, क्लियर। तो द यूजर सिस्टम रिक्वायरमेंट आर द पार्ट ऑफ विच डॉक्यूमेंट? तो एसआरएस बच्चों, क्लियर। याद रखना बच्चों एसआरएस, तो एसआरएस ही बताना कि यूजर की रिक्वायरमेंट कौन से डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है। तो आपको आंसर क्या देना है? एसआरएस, क्लियर। नेक्स्ट चलिएगा, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण हितधारक कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण हितधारक कौन है? तो एंट्री लेवल पर्सन, एंट्री लेवल और मिडिल लेवल स्टेक होल्डर। तो ये दो चीज तो आपका खत्म है। एंट्री लेवल पर्सन प्रवेश स्तर के कर्मचारी और मध्यम स्तर के खत्म बच्चों। मैनेजर और यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो बच्चों याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण हितधारक कौन है? जो सबसे ज्यादा यूज करेगा उसको बच्चों, क्लियर, जिसके लिए वो बना है बच्चों, जो यूज करेगा। मैनेजर के लिए तो नहीं, मैनेजर तो थोड़े दिनों का ही हितधारक है। उसके बाद तो बच्चों यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर, सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? यूजर। तो बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर भी किसको कहा जाता है? यूजर को कहा जाता है बच्चों, क्लियर। क्योंकि इसी को तो यूज करना है, इसी के लिए तो पूरी रामायण बैठी है, इसी के लिए तो सारा काम हुआ है बच्चों, क्लियर। तो मेन स्टेक होल्डर कौन होता है आपका? यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर बच्चों, क्लियर। तो आपका ये भी खत्म हो जाएगा। एसपीएम और सेट के प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन लगेंगे, तो लेकिन आप थोड़ा सा थिंकिंग करके इनका आंसर आप ढंग से दे सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वालिटी प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए क्वालिटी प्लान फॉर। तो क्वालिटी प्लानिंग किसके लिए? गुणवत्ता योजना विकसित करने की प्रक्रिया है। तो किसके लिए बच्चों? प्रोजेक्ट के लिए बच्चों, क्लियर। प्रोजेक्ट की क्वालिटी के लिए, टीम के लिए, कस्टमर के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए नहीं बच्चों। क्वालिटी प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए क्वालिटी प्लान फॉर प्रोजेक्ट बच्चों, क्लियर। प्रोजेक्ट जो है उसकी क्वालिटी बनी रहे, उसके लिए अपन करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर की थोड़ी क्वालिटी बनाना है, कस्टमर की थोड़ी बनानी है, टीम की थोड़ी बनानी है बच्चों, क्लियर। तो क्वालिटी प्लानिंग इज टू प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए क्वालिटी प्लान फॉर ए प्रोजेक्ट बच्चों, क्लियर। जो भी क्वालिटी प्लानिंग की जाती है वो किसके लिए की जाती है? प्रोजेक्ट के लिए की जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। रिस्क इज कंसिडर्ड एज, तो ये रिस्क किस सीरीज में आती है बच्चों, क्लियर। अब इसके अलग अलग जगह अलग अलग आपको क्वेश्चन मिलेंगे। याद रखना बच्चों, कुछ बुक में 30% तक की रिस्क होती है बच्चों, क्लियर, उसको लो रिस्क मानते हैं। और 30% से लगा के 70% तक की रिस्क है उसको क्या मानते हैं? उसको मॉडरेट मानते हैं बच्चों, क्लियर, मॉडरेट मानते हैं। और 70% से लगा के 100% तक की जो रिस्क होती है उसको हाई मानते हैं बच्चों, क्लियर। चलिए अब बच्चों, लेकिन अगर अपन बात करें एसईआई बच्चों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, तो वो कैसे मानता है वो भी अपन देख लेते हैं बच्चों, क्लियर। तो उसका थोड़ा सा आइडिया अलग है। वो किस तरीके से लेके चलता है? वो 60 से लगा के 60% या उससे ऊपर अगर कोई रिस्क है, यानी रिस्क 60% से ऊपर है तो उसको हाई मानता है बच्चों, क्लियर। और 40% से ऊपर है और 60% से कम है, 60% से कम है बच्चों, क्लियर, कौन? रिस्क। तो रिस्क 60 से तो कम है और 40 से ज्यादा है, तो याद रखिए उसको मॉडरेट मानता है बच्चों, क्लियर, मॉडरेट मानता है। और बच्चों अगर 40% से भी कम है, रिस्क 40% से कम है, तो उसको क्या मानता है? लो मानता है बच्चों, क्लियर। तो 40% तक की रिस्क लो है बच्चों, 60% तक की मतलब 40% तक की लो हो गई, 40% से कम रिस्क है तो लो हो गई, और ये इसमें शामिल हो गया और ये इसमें शामिल हो गया बच्चों, क्लियर। तो 60% अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से चले तो ये कौन सा हो गया बच्चों? हाई हो गया बच्चों, क्लियर। तो किताबों में आपको ये दे रखा है, लेकिन ये मैंने एससीआई के ऊपर चेक किया है, तो आपको इसका आंसर हाई देना है बच्चों, क्लियर। तो याद रखिएगा हाई रिस्क आएगा इसका।
SCI के हिसाब से ये हाई रिस्क है, क्योंकि 60% से ऊपर क्या होती है, हाई रिस्क होती है। 60 भी हाई में ही आता है, 60 से नीचे 40 के बीच 40 को इसमें शामिल करते हैं, और 40 से भी कम अगर रिस्क है, रिस्क कम है किससे, 40 से, तो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। बच्चों क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सॉफ्टवेयर सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए इनमें से कौन सी गतिविधि गलत है? अब बच्चों कौन सी गतिविधि गलत है, तो एक बार बताइए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कब होता है? जब कोई चेंज करते हैं अपन, बच्चों कोई नई चीज बनाते हैं, कोई चेंज करते हैं, कोई अपडेट करते हैं, तो वहां पर अपन को कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना होता है। तो इंटर्नशिप मैनेजमेंट, तो चेंज मैनेजमेंट, वर्जन मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट। तो सिस्टम का मैनेजमेंट हो सकता है, वर्जन का हो सकता है, चेंज का हो सकता है, लेकिन इंटर्नशिप मैनेजमेंट ये किसका काम है? तो इंटर्नशिप मैनेजमेंट जो होगा वो बच्चों मैनेजर लेवल का काम है। बच्चों क्लियर, ये डेवलपमेंट से रिलेटेड काम नहीं है। बच्चों क्लियर, तो ये HR से रिलेटेड काम है कि कहां पर आप ट्रेनिंग कराओगे, कहां पर ट्रेनिंग नहीं कराओगे। बाकी ये जो इतना भी है ये मैनेजमेंट, ये टेक्निकल मैनेजमेंट है। बच्चों क्लियर, ये टेक्निकल मैनेजमेंट है, तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। चेंज मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मतलब जो भी आपने सॉफ्टवेयर में चेंज किया है उनकी रिकॉर्डिंग रखना। बच्चों क्लियर, उनको रिकॉर्ड करना, क्या परिवर्तन किया वो रखना, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत आए तो उनको वापस हैंडल किया जा सके, उसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। बच्चों क्लियर। अब बच्चों इंटर्नशिप मैनेजमेंट आपका HR रिलेटेड है, बाकी सब टेक्निकल रिलेटेड है। बच्चों क्लियर। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए इनमें से कौन सी गतिविधि गलत है? तो बच्चों ये गतिविधि गलत है, इंटर्नशिप मैनेजमेंट। बाकी चेंज मैनेजमेंट थोड़ा बहुत चेंज, वर्जन पूरा चेंज। बच्चों सिस्टम, पूरा सिस्टम में ही कुछ बहुत सारी गड़बड़ है, तो उनको, तो सबसे छोटा होता है चेंज, फिर वर्जन, फिर सिस्टम। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिएगा, HR से रिलेटेड इंटर्नशिप मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, स्पाइरल मॉडल मूल रूप से किसने प्रस्तावित किया था? तो बच्चों बेरी बोयम, क्लियर है। और ये वाटरफॉल मॉडल दिया था, क्लियर है, किसने? रॉयस ने। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ये मॉडल कौन सा आपका? वाटरफॉल मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल है। ये कौन सा है? तो ये स्पाइरल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल इसने दिया था। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से दो मॉडल उपयोगकर्ता की भागीदारी न होने पर अपेक्षित परिणाम नहीं देंगे? तो बच्चों वो ये कह रहा है उपयोगकर्ता की अगर भागीदारी नहीं होगी तो बच्चों उनका रिजल्ट सही नहीं आएगा, मतलब स्टेक होल्डर सामने ही होना चाहिए। ऐसे कौन से दो मॉडल है? तो वाटरफॉल, बिल्कुल वाटरफॉल है। बिल्ड एंड फिक्स में तो उपयोगकर्ता का कुछ है नहीं, बच्चों फीडबैक ले लेके अपन को काम करना होता है। प्रोटोटाइप मॉडल में उपयोगकर्ता जरूरी है। बच्चों स्पाइरल और प्रोटोटाइपिंग एंड वाटरफॉल, तो बच्चों इनमें सबसे बेस्ट आंसर है प्रोटोटाइपिंग और वाटरफॉल। बच्चों क्लियर, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग और वाटरफॉल में उपयोगकर्ता सामने ही रहेगा। बच्चों क्लियर, याद रखिएगा, जब तक आपका प्रोटोटाइप पूरा फिक्स नहीं हो जाता तब तक बच्चों स्टेक होल्डर का बहुत बड़ा योगदान है, और भागीदारी होने पर अपेक्षित परिणाम नहीं देंगे। ये वाटरफॉल गलत हो गया बच्चों, वाटरफॉल गलत हो गया। वाटरफॉल तो चाहिए ही नहीं है यहाँ पर। एक मिनट सुनो, क्वेश्चन को वापस पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्यों? क्योंकि वाटरफॉल में तो उपयोगकर्ता केवल शुरू में ही आता है। बच्चों क्लियर, तो यहाँ तो कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने, वापस पढ़ो। इनमें से कौन से दो मॉडल उपयोगकर्ता की भागीदारी ना होने ना होने ना होने पर अपेक्षित परिणाम नहीं देंगे? तो बच्चों वाटरफॉल, तो ये तो गलत हो गया। बच्चों क्लियर, वाटरफॉल, तो वाटरफॉल में तो सामने रहता ही नहीं उपयोगकर्ता। बिल्ड एंड फिक्स में भी ये खत्म हो गया। बच्चों क्लियर, और वाटरफॉल भी खत्म हो गया। आंसर है प्रोटोटाइपिंग और स्पाइरल। बच्चों क्लियर, ऐसे प्रोटोटाइप और रेड मॉडल ऐसा है जिसके अंदर उपयोगकर्ता बिल्कुल सामने रहता है। वो प्रोटोटाइप, रेड और अजाइल ऐसे मॉडल है जिसमें उपयोगकर्ता सामने रहता है। लेकिन यहाँ प्रत्येक स्पाइरल के अंदर उससे पूछा जाता है बच्चों, रिस्क मैनेजमेंट से पहले उससे पूछा जाता है प्रत्येक स्पाइरल के अंदर। बच्चों क्लियर, तो स्पाइरल में भी रहता है लेकिन उतना नहीं रहता जितना कि रेड और अजाइल के अंदर रहता है। तो बेस्ट आंसर तो यही होगा। ये वाटरफॉल की वजह से खत्म हो गया क्योंकि यहाँ उपयोगकर्ता शुरू में आता है। बच्चों क्लियर, और ये बिल्ड एंड फिक्स इसके अंदर भी नहीं रहता बच्चों। यहाँ पर तो बिल्ड बना के उसको फिक्स करते हैं, फिर अगला बिल्ड बनाते हैं, तो इसमें भी नहीं रहता है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्या ये क्लियर है बच्चों? हाँ जी क्लियर है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ना होने पर अपेक्षित परिणाम नहीं देगा, मतलब उपयोगकर्ता सामने ही चाहिए उसको। तो प्रोटोटाइपिंग एंड स्पाइरल, ऐसे बच्चों यहाँ रेड और अजाइल ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अपन को ऑप्शन देख के आंसर देना है। मैनेजमेंट के टॉपिक है, सेड और एसपीएम में ऑप्शन का अरविंद सर से भी ज्यादा योगदान है, अरविंद सर से भी ज्यादा योगदान ऑप्शन का होता है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगर विकास टीम को समान प्रोजेक्ट पर कम अनुभव है, ठीक है, समान प्रोजेक्ट पर कम अनुभव है, तो कौन सा जीवन चक्र मॉडल चुना जा सकता है? बच्चों क्लियर, अब देखिए वो क्या कह रहा है।
which of the following life cycle model can be choose if the development team has less experience on similar project? बच्चों क्लियर, पहले उन्होंने कभी भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो बच्चों उसमें तो क्या है, उसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क हो सकती है। अगर ऐसा आपने कभी जिंदगी में नहीं बनाया तो स्पाइरल मॉडल को आपको यूज करना है, क्योंकि आप पहली बार उस तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हो। तो बच्चों याद रखना, आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क का तो आपको नॉलेज ही नहीं है। हाँ, स्पाइरल जब यूज मत करो जब ऐसे प्रोजेक्ट पे आप काम कर चुके हो, तो आपको मोस्टली रिस्क का पता है, तो तब जाके आपको रिस्क निकालने के लिए रिस्क निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों क्लियर, तो याद रखना बच्चों, अगर विकास टीम को समान प्रोजेक्ट का कम अनुभव है तो कौन सा जीवन चक्र मॉडल चुना जा सकता है? तो स्पाइरल। बच्चों क्लियर, क्योंकि कम अनुभव है इसका मतलब ये हो गया अनुभव कम है तो भी स्पाइरल, और समान अनुभव कम है तो भी स्पाइरल, और जिसके ज्यादा है तो भी स्पाइरल, और जिंदगी में पहली बार काम कर रहा हूं तो भी स्पाइरल। बच्चों क्लियर, क्यों? क्योंकि रिस्क है। बच्चों क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर आइए वाटरफॉल, तो वाटरफॉल में तो बहुत अधिक नॉलेज चाहिए। रेड, तो रेड में तो पैरेलल डेवलपमेंट होता है, बहुत स्पीड से काम करना हो तो बोलिए। इटरेटिव इनहेंसमेंट मॉडल कि आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहो। इटरेटिव इनहेंसमेंट मॉडल तो बिल्कुल ही सही नहीं है। इटरेटिव इनहेंसमेंट मॉडल कब यूज करते हैं अपन? तो बच्चों इटरेटिव इनहेंसमेंट का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा। बच्चों क्लियर, लेकिन स्टार्टिंग छोटे से ही करो। अब छोटे जोड़ते जाओ, लेकिन वो कह रहा है मेरे को तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मेरे को तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। ये तो ये कह रहा है कि भाई छोटी चीज से आप स्टार्ट करो, फिर बड़ा बनाते जाओ, जोड़ दो, फिर बच्चों बनाते जाओ, जोड़ दो। लेकिन एक्सपीरियंस तो है इनको बनाने का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ नहीं बना सकते, वर्षों लग जाएंगे। तो बच्चों वहां तो ये यूज करो आप, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज का तो आप तो भाई रिस्क डेवलप कर दोगे। तो आपको क्या यूज करना है बच्चों? स्पाइरल यूज करना है। जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है डेवलपमेंट का, या बहुत कम एक्सपीरियंस है, लोअर एक्सपीरियंस है, बस आपको डेवलप करना है, तो आपको स्पाइरल यूज करना है। बच्चों क्लियर? क्या ये क्लियर? सुशांत क्या कह रहा है? कमेंट किए हैं क्या इस क्वेश्चन के ऊपर? सर डी भी तो हो सकता है। अरे भाई डी कैसे हो? डी तो तब होगा जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आप टुकड़े टुकड़ों में उसको डेवलप करना चाहते हो। आप 5 साल तक वेट नहीं करना चाहते, मार्केट में अभी निकालना है आपको। तो इटरेटिव इनहेंसमेंट मॉडल, इनहेंसमेंट मतलब उसको बढ़ाते हुए चलना है। बच्चों क्लियर? लेस एक्सपीरियंस टीम यूज स्पाइरल। वेरी गुड। अरुण, अमर अमर बिल्कुल सही है। अमर बच्चा सही है, अमर के समझ में आ गया। अमर तरक्की करेगा, अमर बहुत आगे जाएगा। अमर ने कैच कर लिया कि हाँ सर इसको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो गड़बड़ कर सकता है। एक्सपीरियंस, रिस्क कितना है इस प्रोजेक्ट में? बहुत रिस्क है। अब रिस्क है तो आपको स्पाइरल को यूज करना है। क्लियर? अरे किसने पूछा है भाई ये फोर्थ क्यों नहीं आया? फोर्थ क्या आपको 5 महीने के लिए थोड़ी बोला है कि एक प्रोजेक्ट है जिसको 5 साल में कंप्लीट करना है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना है, तो फिर तो एनहेंसमेंट मॉडल आपको यूज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट। अरे रिप्लाई तो करो बच्चों, कहीं मैं पढ़ाता ही जा रहा हूं, तुम्हारे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हूं। जल्दी रिप्लाई करो, टाइम नहीं है, एक एक मिनट भारी है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो बच्चों अभी कितनी रातें बची है तुम्हारे पास? 5 रातें बची है। तो 5 रात में आपको 5 सब्जेक्ट तो है ही आपके, 4 तो वो लगा लो, एक मैथ रीजनिंग लगा लो, एक जीके लगा लो। 6 दिन है ना? तो तुम्हारे पास रात 6 है, 6 रात है। अब 6 रात के हिसाब से आपको पढ़ना है, एक रात में को निपटाना है। ठीक है, स्पीड रखना। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए, अगर आप लीड डेवलपर है, ठीक है, और आपको सीमित समय में बिना लागत की बाधा के प्रोजेक्ट देना है, तो कौन सा मॉडल चुनेंगे? सीमित समय में देना है, टाइम बाउंड हो गया, तो टाइम बाउंड है तो बच्चों कौन सा? रेड। बच्चों क्लियर? तो रेड अगर है, अगर आप लीड डेवलपर है और आपको सीमित समय में बिना लागत की बाधा के प्रोजेक्ट, पैसे की कोई कमी नहीं, पैसा बहुत है बच्चों, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, टाइम बाउंड में देना है, पहले डेवलपमेंट करा दो, पैसा तो आपके पास बहुत है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो बच्चों रेड मॉडल अपन को यूज करना है, तो कौन सा मॉडल चुनेंगे? रेड मॉडल। नेक्स्ट आगे बढ़िए, कंपनी अपने मौजूदा सॉफ्टवेयर का उन्नत संस्करण विकसित कर रही है, तो वे कौन सा मॉडल अपनाएंगे? ठीक है, मौजूदा सॉफ्टवेयर का उन्नत संस्करण विकसित कर रही है। बच्चों क्लियर? तो मौजूदा प्रोजेक्ट है। अब बच्चों देखिएगा, तो मौजूदा प्रोजेक्ट ये तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। कौन? रेड। रेड
इटरेटिव इनहेंसमेंट बच्चों क्लियर, तो यह बिल्कुल सही है। स्पाइरल का कोई मतलब है ही नहीं, तो इटरेटिव इनहेंसमेंट मतलब उसको और इम्प्रूवमेंट करना है बच्चों क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब रेड तो कब आएगा बच्चों? रेड तो तब आएगा जब आप नया डेवलपमेंट करना चाहते हो बच्चों क्लियर। रेड तो जब आएगा जब टाइम बाउंड में नया डेवलपमेंट करना चाहते हो बहुत स्पीड से, पैसे की कोई कमी नहीं है, पहले लीज को यूज करके रेड मॉडल को अपन को यूज करना है बच्चों क्लियर। इटरेटिव इनहेंसमेंट तो बेस्ट है, इटरेटिव इनहेंसमेंट। रेड को जबरदस्ती मत जोड़ो बच्चों क्लियर। तो एक कंपनी अपने मौजूदा सॉफ्टवेयर का उन्नत संस्करण विकसित कर रही है, तो वे कौन सा मॉडल अपनाएंगे? तो इटरेटिव इनहेंसमेंट बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं, और यार ये भी आ गया ये भी आ गया, आंसर तो ये होना चाहिए। अब रेड तो भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करो तो ज्यादा बेस्ट है बच्चों क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्पाइरल मॉडल के दो आयाम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक तो कौन सा? डायगोनल तो कुछ होता नहीं है। एक तो रेडियल और एक परपेंडिकुलर, ये भी नहीं होता। एक होता है रेडियल और एक एंगुलर बच्चों क्लियर, बिल्कुल सही है। क्यों है? देखिए इधर ये स्पाइरल मॉडल है, तो स्पाइरल मॉडल बच्चों एक तो ऐसे घूमता है, इसको तो अपन क्या कहते हैं? तो इसको तो अपन कहते हैं बच्चों एंगुलर, एंगल एंगल बनाते हुए घूमता है। और एक रेडियल बच्चों, क्योंकि रेडियस बढ़ती जा रही है, ये लीजिए अब की बार रेडियस तो और बढ़ गई। फिर बच्चों ऐसे दो आयाम में चलता रहता है, तो ये रेडियस हमेशा बढ़ती जाती है, इसको कहते हैं रेडियल। जो ये दूरी है ये रेडियल, और जो घूम रहा है वो क्या है बच्चों? एंगुलर है बच्चों क्लियर। तो आंसर सी हो जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। डायगोनल भी नहीं है, रेडियल एंड एंगुलर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से दो मॉडल शुरुआती चरण में आवश्यकताएं तय करने की अनुमति नहीं देते? बच्चों कौन से दो मॉडल में शुरुआती चरण में आवश्यकताएं तय करने की अनुमति नहीं देते? तो वाटरफॉल तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो कहता है आवश्यकता अभी बता दो, शुरू में ही बता दो, मैं बाद में काम नहीं करूंगा बच्चों क्लियर। तो ये भी खत्म। अब बच्चों प्रोटोटाइपिंग एंड स्पाइरल, और प्रोटोटाइप और रेड, तो आंसर देना प्रोटोटाइप और रेड बच्चों क्लियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों रेड क्या कहता है? तो रेड ये कहता है प्रोटोटाइप एंड स्पाइरल। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई जहां पर आवश्यकता अगर क्लियर नहीं है तो आप प्रोटोटाइप और रेड को ज्यादा यूज कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों प्रोटोटाइपिंग के ऊपर काम करते हैं। यहाँ आवश्यकताएं निकाल ले सकते हैं, कोई गूंगा बहरा भी आएगा तो रेड के अंदर भी आवश्यकताएं निकाल लेंगे, प्रोटोटाइपिंग के अंदर भी बच्चों आवश्यकताएं निकाल लेंगे बच्चों। लेकिन यहाँ आपको बतानी पड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टार्टिंग में आवश्यकताएं भी नहीं है बच्चों क्लियर, तो भी आप प्रोटोटाइप और रेड से बच्चों, प्रोटोटाइप और रेड प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर ही आते हैं। तो बच्चों किसी की अगर आवश्यकताएं क्लियर नहीं है तो उसको दिखा दिखा के प्रोटोटाइप दिखा दिखा के उससे अपन आवश्यकताएं क्लियर कर सकते हैं बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। कौन से दो मॉडल शुरुआती चरण में आवश्यकताएं तय करने की अनुमति नहीं देते? खैर ये वर्ड गलत है, लेकिन इतना याद रखना जहां पर शुरुआती चरण में आवश्यकताओं की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है ऐसे बोलो तो प्रोटोटाइपिंग और रेड, क्योंकि दोनों ही प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर आते हैं। प्रोटोटाइप बना बना के अपन उनकी आवश्यकताओं को निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्पाइरल मॉडल का नुकसान पहचाने। डजंट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल सही है। ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम आता है, क्योंकि रिस्क को एनालाइज करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत पैसा खर्च हो जाता है। कोई नुकसान पहचाने तो यही नुकसान है बच्चों क्लियर, ये नुकसान है, क्योंकि ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं बना है, बड़े प्रोजेक्ट के लिए बना है, जहाँ रिस्क मैनेजमेंट करने में बहुत पैसा लग जाता है। हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, ये तो फायदा है बच्चों क्लियर, ये तो क्या है? फायदा है। तो एक बार बताइए नुकसान क्या है? तो देखिए स्ट्रॉन्ग अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल। तो स्ट्रॉन्ग अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, बड़ा अनुमोदन और दस्तावेज नियंत्रण, तो ये भी फायदा है। यहाँ पर नुकसान तो कुछ है ही नहीं बच्चों क्लियर। एडिशनल फंक्शनलिटी कैन बी एडेड लेटर, बाद में, बिल्कुल, क्योंकि ये भी इटरेटिव प्रोसेस के अंदर चलता रहता है, बाद में नई कार्य क्षमता जोड़ी जा सकती है, तो ये भी फायदा है। नुकसान एक ही है, नुकसान यही है कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट में बहुत पैसा खर्च हो जाता है, इसलिए छोटे प्रोजेक्ट के लिए ये सही नहीं है बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नुकसान पहचाने तो नुकसान कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट चलिए, एक बच्चे ने बोला सर इसका आंसर बताइए। स्लाइड 59 सी क्लियर। चलिए स्लाइड 60 ए। तो स्पाइरल मॉडल का नुकसान बताऊं, क्योंकि इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होता है। तब रिस्क मैनेजमेंट मतलब बजट रिस्क तो एक्स्ट्रा लेके चलो, टाइम रिस्क तो एक्स्ट्रा लेके चलो, रिसोर्सेज रिस्क एक्स्ट्रा लेके चलो बच्चों क्लियर, हर चीज एक्स्ट्रा लेके चलो। छोटे प्रोजेक्ट के लिए भी इतना एक्स्ट्रा लेके चलो क्या? छोटे प्रोजेक्ट के लिए भी इतना पैसा एक्स्ट्रा, इतना टाइम एक्स्ट्रा, इतना रिसोर्सेज, काम एक दिन का आप कह रहे हो 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलो, अरे भाई बैठ जा घर पे, ऐसा नहीं होगा। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ये काम के नहीं है बच्चों क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कार्य क्षमता जोड़ी जा सकती है, बिल्कुल जोड़ी जा सकती है। क्यों? क्योंकि स्पाइरल भी इटरेटिव है। अब इटरेटिव है तो बच्चों हो सकता है एक फेस में
आपने काम किया, अब आपको लगा कि अपन थोड़े लेट हो गए, तो नई कार्य क्षमताएं जोड़ी जा सकती है। तो ये तो इसके फायदे हैं। क्लियर? हाँ जी, फटाफट बताइए, क्या ये क्लियर है सबके? क्वेश्चन को समझो, जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे नहीं होगा। सर कैन यू चेक अगेन स्लाइड 60, ऑप्शन सी कैन बी आंसर, अगर अप्रूवल लेना पड़ता है बार बार फॉर ईच रिस्क। ठीक है, माई वर्धन कह रहा है सर इसको देखो 60 को, और सी देखिए स्ट्रॉन्ग अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, तो कड़ा अनुमोदन और दस्तावेज नियंत्रण। तो ये तो फायदा है ना बच्चों, स्पाइरल मॉडल में स्ट्रॉन्ग अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, सही है ना? तो ये तो फायदा है। स्पाइरल मॉडल का नुकसान बताना आपको, और पहली बात तो स्पाइरल मॉडल में स्ट्रॉन्ग अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, तो डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि इटरेटिव पे है, तो ये तो वर्ड ही गलत है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग अप्रूवल तो चाहिए इसमें, भाई रिस्क मैनेज कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग अप्रूवल तो चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल तो इसमें कुछ है ही नहीं। बच्चों क्लियर? जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, जब तक डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं होती, इटरेटिव में डॉक्यूमेंटेशन का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। क्लियर? भाई वर्धन, ये तो सेकंड सी का तो वर्ड ही गलत है, सी का तो वर्ड ही गलत है। क्लियर? इसका एक पार्ट तो सही है, स्ट्रॉन्ग अप्रूवल की जरूरत है, और डॉक्यूमेंट्स क्यों स्ट्रॉन्ग अप्रूवल की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप रिस्क मैनेज कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा पैसा, इन सब के लिए आपको अप्रूवल की जरूरत होती है बच्चों। क्लियर? लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, तो डॉक्यूमेंटेशन का तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्लियर? सर स्लाइड 59 दोबारा बताओ। अमर सिंह, तुमने तो दिल ही तोड़ दिया मेरा। ये क्या कह रहा है कि आप बताइए जिसमें कस्टमर को बैठे ही रहना पड़ेगा, तो ऐसा प्रोटोटाइप और रेड है। स्पाइरल में ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन स्पाइरल रेड में से, स्पाइरल में फिर भी बच्चों वो शुरू में पूरे फेज में से शुरू में आता है, रेड में तो जब तक वो बैठा रहता है तब तक वो बताता रहता है कि हाँ ये कमी रह गई, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, ये भी प्रोटोटाइप बेस है, ये भी प्रोटोटाइप बेस है। क्या ये क्लियर है अमर? तो वो कह रहा है कौन से दो मॉडल शुरुआती चरण में आवश्यकता तय करने की अनुमति नहीं देते? तो प्रोटोटाइप में बच्चों आपको पहले प्रोटोटाइप बनाना है, उससे आवश्यकताएं क्लियर करनी है। वाटरफॉल तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वाटरफॉल में तो आपको क्या चाहिए, आवश्यकताएं चाहिए बच्चों। क्लियर? तो वाटरफॉल तो खत्म है बच्चों। अब आंसर बता, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप आ गया। अब बचा रेड और स्पाइरल, तो ज्यादा कस्टमर कम्युनिकेशन किसमें होता है? तो रेड में होता है, रेड में कस्टमर कम्युनिकेशन ज्यादा होता है। अगर कोई पूछे कि सर अजाइल भी आ जाए तो यहाँ पर, तो आपको अजाइल देना है, रेड की बजाय अजाइल को प्रीफर देना है, क्योंकि अजाइल ज्यादा यूज होता है रेड की बजाय बच्चों। क्लियर? क्लियर है बच्चों? सबसे बेस्ट अजाइल है, कस्टमर कम्युनिकेशन नहीं भी हो रहा है तो भी अजाइल हो जाएगा बच्चों। क्लियर? कस्टमर कम्युनिकेशन ज्यादा है तो भी अजाइल हो जाएगा। अजाइल के अंदर क्या होता है? अजाइल के अंदर यह है कि भाई आप कोई गलती हो गई तो उसको वापस इंप्रूव कर दो, फिर कोई गड़बड़ हो गई वापस इंप्रूवमेंट कर दो। तो अगर यहाँ अजाइल होता तो और ज्यादा बेस्ट होता। तो अजाइल, फिर रेड, फिर स्पाइरल। क्लियर? मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ आ गया होगा। वो ये कह रहा है कि आपको शुरू में ही सारी आवश्यकताएं लेके, देखिए लैंग्वेज खराब आती है इनकी, आपको थोड़ा सा समझना होगा, लैंग्वेज को अपने दिमाग में सेट करना होगा कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है। बाकी इनकी लैंग्वेज सही नहीं आती है एग्जाम में, क्योंकि मैनेजमेंट के टॉपिक है, इनकी लैंग्वेज ऐसी आती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई कस्टमर कम्युनिकेशन की शुरुआत में ज्यादा जरूरत किस, मतलब समझ में आ गया? तो वाटरफॉल में तो जरूरत है कस्टमर कम्युनिकेशन के लिए, तो चलेगा ही नहीं, तो वाटरफॉल वाले दो ऑप्शन खत्म। प्रोटोटाइपिंग में अपन को पता है कि कस्टमर अगर क्लियर नहीं बोल पा रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसके मुंह, उसके दिमाग में, दिल में क्या छुपा हुआ है वो निकाल लेंगे प्रोटोटाइप से। अब बच्चों स्पाइरल और रेड में से ज्यादा कौन निकाल पाएगा उसके दिमाग में से? रेड निकाल पाएगा बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए, ये भी आपके क्लियर है बच्चों। अगर यूजर एचडीएलसी के सभी चरणों में शामिल है तो कौन सा मॉडल चुना जाएगा? अब यूजर सभी चरणों में शामिल है तो वाटरफॉल मॉडल तो बिल्कुल भी नहीं बच्चों। क्लियर? अब प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड रेड मॉडल, तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल और रेड मॉडल में यूजर सभी चरणों में शामिल होता है बच्चों। क्लियर? प्रोटोटाइपिंग मॉडल और रेड मॉडल के सभी चरणों में यूजर शामिल होता है, ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों। क्लियर? क्योंकि यूजर के सामने ही सारा डेवलपमेंट चलता रहता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? हाँ जी बताइए, क्या ये क्लियर है? अजाइल होता तो वो भी सही रहता, क्योंकि अजाइल में भी यूजर से पूछ पूछ के काम किया जाता है, रेड में भी यूजर से पूछ पूछ के काम किया जाता है, और प्रोटोटाइप में भी यूजर से पूछ पूछ के काम किया जाता है बच्चों। क्लियर? जहाँ यूजर का मतलब जहाँ फीडबैक चल रहा है ना बच्चों, फीडबैक मतलब पूछ पूछ के काम चल रहा है, एक तरीके से फीडबैक वर्ड आते ही। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कमेंट नहीं आ रहे। रेड मॉडल का मुख्य नुकसान क्या है? अब बच्चों रेड मॉडल का मुख्य नुकसान क्या है? एक तो बहुत स्पीड से काम करना होता है, और बच्चों बहुत जल्दी काम करना होता है, तो स्किल्ड व्यक्ति चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट चलिएगा,
हाईली स्पेशलाइज्ड एंड स्किल डेवलपर डिजाइनर्स आर रिक्वायर्ड, सही है। इंक्रीज रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट की पुनः प्रयोज्यता बढ़ाता है। तो वो पूछा नुकसान बताओ, तो ये तो फायदा है भाई, रेड के अंदर जितने भी मॉड्यूल बने उनको वापस यूज कर लेते हैं, तो ये तो फायदा है। और ये क्या है बच्चों, नुकसान है। नुकसान क्यों है? क्योंकि आपको हाईली क्वालिफाइड लोग चाहिए बच्चों, क्लियर। ये भी रेड की खासियत है, ये भी रेड की खासियत है, लेकिन आपसे पूछा नुकसान तो पहला ही हो जाएगा। ग्राहक फीडबैक को प्रोत्साहित करता है बच्चों, क्लियर, तो ये तो फायदा है बच्चों, क्लियर, ये तो फायदा है। यहाँ पर फायदा है, फीडबैक तो लगते ही है, यहाँ पर यूजर तो इन्वॉल्वमेंट होता ही है। इंक्रीज रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, हाईली स्पेशलाइज्ड एंड स्किल डेवलपर डिजाइनर आर रिक्वायर्ड बच्चों, क्लियर। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, ये तो फायदा ही है। अपन को नुकसान कहाँ है बच्चों? यहाँ तो नुकसान है ही नहीं, ये तो फायदा है। इंक्रीज रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, हाईली स्पेशलाइज्ड एंड स्किल डेवलपर डिजाइनर आर रिक्वायर्ड, कंपोनेंट की पुनः प्रयोज्यता, इसका एक भाग तो आपका फायदा है और एक भाग आपका नुकसान है बच्चों, क्लियर। तो आप बताइए, उसने पूछा केवल प्योर नुकसान बताइए, तो प्योर नुकसान क्या हो जाएगा? ए बच्चों, क्लियर। याद रखिए ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एक प्रॉफिट है और एक लॉस है बच्चों, क्लियर। तो इसका देखिए, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कैसा है। आप जब एग्जाम देने जाते हो तो आपसे पूछा नुकसान, तो नुकसान ही बताओ, क्लियर। बाकी सारी प्रॉपर्टी सही है रेड के हिसाब से, रेड के हिसाब से सब सही है, लेकिन आपसे पूछा नुकसान, तो नुकसान बताओ, फायदा पूछा है तो फायदा बताओ। नेक्स्ट, किस चरण में डेवलपर प्रोजेक्ट की रूपरेखा तय करते हैं? तो फॉर द बेस्ट सॉफ्टवेयर मॉडल सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फेस, ये तो कुछ अलग आ गया, दो क्वेश्चन का मिक्स आ गया बच्चों, क्लियर। यहां से पढ़िएगा, इन विच ऑफ द फेज द डेवलपर डिसाइड ए रोड मैप ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। बच्चों प्रोजेक्ट क्या है, उसकी रोड मैप कहाँ बनती है? तो डिजाइन में, तो डिजाइन में, कोडिंग में नहीं, टेस्टिंग में नहीं। अब डिजाइन एनालिसिस, तो एनालिसिस के अंदर ये डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट क्या है बच्चों, क्लियर। तो बच्चों याद रखिए, उसने यही पूछा है कि प्रोजेक्ट क्या है, ये कहाँ डिसाइड होता है? तो ये डिसाइड होता है बच्चों एनालिसिस के अंदर। फिर जब डिसाइड हो जाए प्रोजेक्ट क्या है, तब उसकी डिजाइन बनाता है डिजाइनर बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए, प्रोजेक्ट एनालिसिस किस चरण में डेवलपर्स प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करते हैं? तो रूपरेखा तैयार कहाँ करते हैं? एनालिसिस के अंदर बच्चों, क्लियर। अमर यादव ने ये आंसर क्यों दे दिया, समझ से बाहर है। सिस्टम एनालिसिस के अंदर रूपरेखा तैयार होती है, डिजाइन बाद में। रूपरेखा का मतलब होता है कि भाई है क्या, प्लानिंग करते हैं वो, प्लानिंग, रूपरेखा, प्लान, ठीक है। घर की डिजाइन बात की बात है, लेकिन पहले रूपरेखा, प्लान, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, अब कहाँ गटर देना है, कहाँ रसोई देनी है, कैसे देनी है, छत कैसी देनी है, ये तो डिजाइन है ना बच्चों, वो तो रूपरेखा की बात कर रहे हैं बच्चों, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम एनालिसिस। बच्चों किस चरण में डेवलपर प्रोजेक्ट की रूपरेखा तय करते हैं? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एससीएम कॉन्सेप्ट बदलाव को नियंत्रित करता है लेकिन उचित बदलाव को नहीं रोकता? अब बच्चों एक बार बताइए, एससीएम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। क्या होता है ये? कोई भी छोटा मोटा चेंज, कोई भी वर्जन चेंज, कोई भी सिस्टम चेंज अगर आपने किया है तो उसको कंट्रोल करना है, उसको लिखना है, उसको फ्यूचर के लिए एक तरीके से उसको रजिस्टर्ड करना है फ्यूचर के लिए, कि कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो अपन पीछे बैकग्राउंड में चले जाए। तो बच्चों वो यही कहना चाह रहा है कि विच ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट that help us to control change without seriously impeding justifiable change बच्चों, क्लियर। तो बच्चों एक बार बताइए, जो बेसलाइन चेंज होता है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा एससीएम कॉन्सेप्ट बदलाव को नियंत्रित करता है लेकिन उचित बदलाव को नहीं रोकता बच्चों, क्लियर। बेसलाइन के ऊपर जो भी बदलाव हुए हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसलाइन वाले जो प्रोजेक्ट है उनके अंदर आप बदलाव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतना तो आपको करना ही है बच्चों, क्लियर। तो बेसलाइन, तो कौन सा एससीएम कॉन्सेप्ट बदलाव को नियंत्रित करता है लेकिन उचित बदलाव को नहीं रोकता? भाई मान लो एक बेसलाइन प्रोजेक्ट है और इसको बढ़ा के आपने इतना कर दिया, अब आपको लगा कि ये बेसलाइन है, तो बच्चों ये उचित बदलाव जो यहाँ गड़बड़ हुई उनको तो आप कर सकते हो, लेकिन इसको आप नहीं कर सकते बच्चों, क्लियर। तो एक कौन सा एससीएम कॉन्सेप्ट बदलाव को नियंत्रित करता है, इसको ये नियंत्रित कर रहा है कि आप इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, जिसमें चेंज नहीं कर सकते उसको बेसलाइन कहते हैं बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन को देखिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कार्य 3 चरणों में विभाजित होते हैं, क्लियर। अलग अलग ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। पहला क्या पर केंद्रित है, दूसरा कैसे करना है, तीसरा बदलाव पर बच्चों, क्लियर। तो क्या क्या बनाना है वो कहलाता है डेफिनेशन, कैसे करना है वो डेवलपमेंट बच्चों, क्लियर। और तीसरा बदलाव तो सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब फीडबैक बच्चों, क्लियर। तो द वर्क एसोसिएटेड विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 जेनरिक फेस। कोई भी जेनरिक फेस का मतलब ये होता है कि यार सॉफ्टवेयर में इतना काम तो आपका होगा ही बच्चों, क्लियर।
द फेज फोकस ऑन व्हाट, तो डेफिनेशन क्या करना है बच्चों, क्लियर। तो क्या करना है यहाँ पर डेफिनेशन आ जाएगी बच्चों, क्लियर। क्या करना है यहाँ पर क्या आ जाएगी डेफिनेशन, यहाँ पर क्या आ जाएगी डेफिनेशन, द फेज फोकस ऑन व्हाट, क्या करना है, द फेज फोकस ऑन हाउ, डेवलपमेंट कैसे करना है बच्चों, क्लियर। एंड द फेज फोकस ऑन चेंज, तो सपोर्ट बच्चों, क्लियर, सपोर्ट फीडबैक। तो बच्चों ये 3-2-1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3-2-1। क्या क्लियर है बच्चों, डेफिनेशन, डेवलपमेंट एंड सपोर्ट, वेरी गुड। अधिकतर बच्चों की बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, इनमें से कौन सा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का अनुप्रयोग नहीं है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वो होते हैं बच्चों जो हार्डवेयर के अंदर ही फिट कर दिए जाते हैं, उसी की रोम में फिट कर दिए जाते हैं। जैसे एसी के अंदर एसी का सॉफ्टवेयर बच्चों, ट्रैक्टर के अंदर ट्रैक्टर का सॉफ्टवेयर, जेसीबी के अंदर जेसीबी का सॉफ्टवेयर बच्चों, क्लियर। तो वो उसकी रोम चिप के अंदर ही होते हैं, और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डालने के बाद उनको हटाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि वो हार्डवेयर फिटेड होते हैं बच्चों, क्लियर। तो चलिए, इनमें से कौन सा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का अनुप्रयोग नहीं है, कीपैड कंट्रोल ऑफ ए सिक्योरिटी सिस्टम। तो कीपैड कंट्रोल ऑफ ए सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम की कीपैड कंट्रोल तो ये हार्डवेयर के अंदर ही है। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन गेम खेलना, तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन गेम प्लेइंग, तो इसमें कोई हार्डवेयर नहीं है बच्चों। देखिए आप, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन गेम प्लेइंग, तो इसमें कोई हार्डवेयर नहीं है, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है। डिजिटल फंक्शन ऑफ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड डिस्प्लेइंग ए कार, डिस्प्लेइंग इन ए कार, तो बच्चों इसमें भी हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर के अंदर ही ये एम्बेडेड सिस्टम लगे हुए होते हैं। नन ऑफ द मेंशन, तो बच्चों बी, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से कौन सा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का अनुप्रयोग नहीं है। सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है, हार्डवेयर के अंदर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है बच्चों, क्लियर, जो पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी बच्चों, क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, सपोर्ट चरण में 4 प्रकार के बदलाव होते हैं, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है बच्चों, क्लियर। अब बच्चों सपोर्ट चरण का मतलब वही है फीडबैक। तो 4 टाइप्स ऑफ चेंज आर एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द सपोर्ट फेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन दैट फॉल्स इनटू सच कैटेगरी। तो बच्चों ट्रांसलेशन, करेक्शन, एडप्शन और प्रिवेंटेशन बच्चों, क्लियर। तो देखिए ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन, करेक्शन सुधार, एडप्शन अनुकूलन मतलब एडेप्ट करना किसी चीज को सपोर्ट के अंदर, और प्रिवेंटेशन, प्रिवेंटेशन का मतलब होता है रोकथाम, क्लियर। तो बच्चों एक बार बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, पहले क्वेश्चन को समझो भाई, अपन क्या क्या काम कर सकते हैं सपोर्ट फेज के अंदर। तो बच्चों सपोर्ट फेज के अंदर करेक्शन बिल्कुल हो सकता है, करेक्शन किया जा सकता है। किसी ने बोला भाई ये चीज तो आपने गलत कर दी, क्लियर है। एक अडेप्ट कर लो, किसी चीज को अडेप्ट कर लो, ठीक है। प्रिवेंटेशन, प्रिवेंटेशन, प्रिवेंटेशन मतलब उसकी रोकथाम की जाए कि ठीक है ये क्यों आ रहा है, उसकी रोकथाम की जाए। और ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद किया जाए कि भाई ये क्या चीज है। इसको चेक करो बच्चों, इसको चेक करो, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया, क्वेश्चन चेक कीजिए। पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई करेक्शन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और एडप्शन भी आप कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रिवेंटेशन अडप्ट कर लो, अनुकूलन, और प्रिवेंटेशन नहीं, प्रिवेंट अगर आप करो तो सपोर्ट चरण में 4 प्रकार के बदलाव होते हैं, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। अडेप्ट करना तो फिर गलत है, फिर सपोर्ट का मतलब ही क्या है, फिर डी भी गलत हो गया, प्रिवेंटेशन भी गलत हो गया। अब कौन सा शामिल नहीं है, तो एडेप्शन शामिल नहीं है मेरे हिसाब से बच्चों, क्लियर। क्योंकि एडेप्ट कैसे करोगे, सपोर्ट का मतलब यह है कि सपोर्ट चरण में 4 तरीके के बदलाव करना। अगर आपने अडेप्ट कर लिया तो आप बदलाव कहां कर रहे हो, क्लियर। तो सपोर्ट चरण में 4 प्रकार के बदलाव होते हैं, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। सपोर्ट मतलब मेंटेनेंस, बिल्कुल बोल सकते हो, मेंटेनेंस यानी जो कमियां निकलती है लास्ट में, वो सपोर्ट चरण ही होता है बच्चों। तो मेरे हिसाब से एडप्शन आना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि अडेप्ट कर दिया तो इसका मतलब होगा क्या। सर गूगल डी बता रहा है, गूगल डी बता रहा है। और देखो इसको, इसको चेक करो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में, चेक करो फटाफट। तब तक अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करें, अगले पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का नंबर नोट कर लेना 67। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं तब तक। तो वो कह रहा है सपोर्ट चरण में 4 प्रकार के बदलाव होते हैं, इनमें से कौन सा शामिल नहीं। ट्रांसलेशन तो होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसलेशन होगा भाई, ट्रांसलेट कर सकते हो अपन किसी चीज को कि ठीक है यार। ट्रांसलेशन का मतलब हिंदी इंग्लिश की नहीं कह रहा है, ट्रांसलेशन का मतलब उसको इजी वे में समझाना बच्चों, क्लियर। करेक्शन हो सकता है, एडप्शन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, प्रिवेंटेशन हो सकता है,
किसी चीज को प्रिवेंट कर सकते हो आप। क्लियर? ट्रांसलेशन डन इन डेवलपमेंट फेस, नहीं इसमें भी हो सकता है ट्रांसलेशन किसी भी चीज को, जैसे डिजाइन है तो डिजाइन का ट्रांसलेशन हो गया कि ठीक है यार, वापस अगर अपन ने किया तो ट्रांसलेशन हो सकता है, लेकिन हाँ यहाँ एडप्शन नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि अडेप्ट करना किसी चीज को वो सही चीज नहीं है। चेक करो फटाफट, चेक कीजिए इसको, तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। 67 को थोड़ा सा नोट करके रखना, तब तक चेक करो। निम्न में से कौन सा शब्द टेस्टिंग को सही परिभाषित करता है? फाइंडिंग ब्रोकन कोड, खराब कोड को खोजना, इवलेटिंग डिलीवरेबल टू फाइंड एरर, तो डिलीवरेबल का मूल्यांकन करके त्रुटियां ढूंढना, ए स्टेज ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, सभी प्रोजेक्ट का एक चरण, और नन ऑफ दीज। बच्चों क्लियर? तो कौन सा शब्द टेस्टिंग को सही परिभाषित करता है? तो इवलेटिंग डिलीवरेबल टू फाइंड एरर, डिलीवरेबल का मूल्यांकन करके त्रुटियां ढूंढना, तो ये भी बिल्कुल सही है। और एक स्टेज ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, तो सभी प्रोजेक्ट का एक चरण, तो इसका तो कह नहीं सकता, तो बी आ जाएगा। तो टेस्टिंग सभी चरण में हो ये कोई जरूरी नहीं है, सभी प्रोजेक्ट टेस्टिंग से गुजरे ये कोई जरूरी नहीं है। कोई भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इतने छोटे होते हैं कि उनमें टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं होती। तो बच्चों जो भी डिलीवरेबल्स होते हैं का मूल्यांकन करके उनमें जो कमियां उनको ढूंढना, वो क्या कहलाता है? टेस्टिंग। तो सभी प्रोजेक्ट में टेस्टिंग हो ये कोई जरूरी नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, सभी प्रोजेक्ट का एक चरण, बिल्कुल गलत है। फाइंडिंग ब्रोकन कोड, खराब कोड को खोजना, नहीं बच्चों, कोड को ही नहीं है, टेस्टिंग हर चीज की होती है, फंक्शनल और नॉट फंक्शनल। बच्चों क्लियर? नन ऑफ दीज होगा ये, नन ऑफ दीज। बच्चों क्लियर? तो नन ऑफ दीज। क्लियर? ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो याद रखना बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि जो भी आपने डिलीवरेबल भेजा है उसका मूल्यांकन करना और त्रुटियां खोजना, ये होता है क्या? टेस्टिंग। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर है, उस क्वेश्चन का ध्यान रखना, उसको अपन वापस देखेंगे। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो बच्चों याद रखिए, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी एक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये कोडिंग के ऊपर चलती है। बच्चों क्लियर? किसके ऊपर? कोडिंग। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी मैंने खूब पढ़ा रखी है, एक बार जरूर देख लेना, ये कोडिंग से रिलेटेड है, और कोई भी कोडिंग से रिलेटेड होती है वो किसके अंदर आती है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए, मेंटेनेंस टेस्टिंग किस मेथोडोलॉजी का उपयोग करके किया जाता है? तो मेंटेनेंस टेस्टिंग किस मेथोडोलॉजी का उपयोग करके किया जाता है? बच्चों मेंटेनेंस टेस्टिंग इज प्रिपेयर्ड यूजिंग विच मेथोडोलॉजी? क्लियर? तो बच्चों रीटेस्टिंग, तो रीटेस्टिंग का मतलब तो क्या होता है कि जो आपने टेस्ट किया उसको वापस चेक करना कि टेस्ट सही है या नहीं है। सैनिटी टेस्टिंग क्या होता है? तो जो भी आपने परिवर्तन किया उसके बाद ये चेक करना कि भाई वो सिस्टम सही है या नहीं है। तो मेंटेनेंस टेस्टिंग किस मेथोडोलॉजी का उपयोग करते हैं? मेथोडोलॉजी बच्चों सैनिटी टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, ये टेस्टिंग के टाइप है। ब्रेथ टेस्ट एंड डेप्थ टेस्ट, तो ये बिल्कुल सही है। ब्रेथ टेस्ट और डेप्थ, बच्चों कौन सा? डेप्थ टेस्ट। इस मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग आपकी मेंटेनेंस टेस्टिंग होनी चाहिए। ये तो टेस्टिंग के नेम है बच्चों। क्लियर? ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, ये तो नेम है, और ये भी नेम है बच्चों। क्लियर? और ये क्या है बच्चों? ये मेथड है, ये टेस्टिंग के मेथड है बच्चों। क्लियर? टेस्टिंग का मेथड है। कंफर्मेशन टेस्टिंग, तो कंफर्मेशन टेस्टिंग का मतलब है कि आपने जो चीजें बात की थी वो है या नहीं, वो कंफर्मेशन टेस्टिंग, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मेंटेनेंस टेस्टिंग बच्चों, मेंटेनेंस टेस्टिंग होती है ब्रीथ टेस्ट एंड डेप्थ टेस्ट के अकॉर्डिंग। ब्रीथ टेस्ट में क्या होता है कि जितने भी मॉड्यूल है सबको कवर कर लो, और डेप्थ टेस्ट के अंदर प्रत्येक मॉड्यूल को डीप में जाके कवर कर लो। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, मेंटेनेंस टेस्टिंग, ब्रीथ टेस्ट मतलब एक के अंदर अगर 5 है तो इन 5 को देख लो कि ये 5 है या नहीं है, और डेप्थ का मतलब फिर इसके इंटरनल जाके और इसको पूरा सर्च करना है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, मेंटेनेंस टेस्टिंग किस मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग होती है, मेथड बताना है। बच्चों मेंटेनेंस टेस्टिंग किस मेथोडोलॉजी का उपयोग करके किया जाता है? तो मेथोडोलॉजी बतानी है आपको, आपको नाम नहीं बताना। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। कंफर्मेशन टेस्टिंग एक मेथोडोलॉजी है, लेकिन बच्चों याद रखना ये कहता है कि जो आपने रिक्वायरमेंट बताई उन सबको कवर किया या नहीं किया। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइएगा, व्हाइट बॉक्स तकनीकों को और किस नाम से वर्गीकृत किया गया है? तो डिजाइन बेस्ड टेस्टिंग या स्ट्रक्चर टेस्टिंग, एरर गेज टेस्टिंग, नन ऑफ दी। बस स्ट्रक्चर टेस्टिंग होती है कौन सी? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। बच्चों क्लियर? तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को अपन स्ट्रक्चर टेस्टिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें एक एक चीज को अपन को चेक करना होता है। बिना प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन के की गई टेस्टिंग को क्या कहते हैं? बच्चों एडहॉक टेस्टिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें अपन ने ना तो बच्चों टेस्ट केस डेवलप किए हैं, कुछ भी नहीं, रैंडमली इनपुट डालते हैं और रैंडमली आउटपुट
चेक कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? एड होक टेस्टिंग। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को क्या कहते हैं? तो बीटा टेस्टिंग कहते हैं। ये ITI प्रिंसिपल के अंदर क्वेश्चन आया था कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग है। ये यूजर एनवायरनमेंट में की जाती है और ये चेक की जाती है कि यूजर सेटिस्फाई है या नहीं है। बच्चों क्लियर? तो याद रखिएगा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसको बीटा टेस्टिंग कहते हैं। अच्छा, अल्फा भी इसी का भी पार्ट है, लेकिन अल्फा और बीटा दोनों मौजूद है, तो आपको बीटा देना है क्योंकि यूजर के एनवायरनमेंट में चेक होगा और ये बच्चों आपके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में चेक होता है यूजर के सामने ही है, लेकिन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में चेक होता है। तो याद रखना अल्फा बीटा दोनों ही एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का पार्ट है, लेकिन फिर भी अगर दोनों आ जाए तो आपको बीटा टेस्टिंग ही लगाना है। बच्चों क्लियर? एक बार कमेंट कर दो, कहीं मैं पढ़ाता जा रहा हूँ और तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा। क्या आपके क्लियर है सारे कंसेप्ट जो भी मैंने अभी तक बताए? क्या वो सब क्लियर है एक क्वेश्चन को छोड़कर? उस एक क्वेश्चन को अपन चेक कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है बच्चों, ये टॉपिक नेटवर्किंग के नहीं, ये टॉपिक DBMS के नहीं है, तो थोड़ा सा आपको सोचना होगा। अच्छा, मेथड पूछा है क्या? नाम पूछा है क्या? क्या पूछा है? क्या प्रॉफिट पूछा है क्या? लॉस पूछा है क्या? थोड़ा सा अपन को दिमाग की भी जरूरत हो जाती है और वो तो बहुत कम होता है अपने पास, है ना? आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है, लेकिन कोशिश करेंगे तो अपन उस लॉजिक तक पहुंच ही सकेंगे कि हाँ ये चीज होती है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है? तो बच्चों ब्लैक बॉक्स तो याद रखिए बेसिक पार्ट टेस्टिंग, इसमें तो पाथ आ गया, तो ये तो व्हाइट बॉक्स है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब है कि आपको एक सेट के अंदर सभी वैल्यू के ऊपर चेक नहीं करना, केवल स्टार्टिंग और लास्ट वैल्यू के ऊपर ही चेक करना है। बच्चों क्लियर? उसी को अपन क्या कहते हैं? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कहते हैं। पाथ आ गया, तो पाथ जो भी होगा वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। कवरेज जब वर्ड आ जाए तो भी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन सी गतिविधि प्रोजेक्ट की पूरी अवधि में चलती है और विकास प्रक्रिया को कवर करती है? बच्चों क्लियर? तो विच ऑफ द फ्लोइंग लास्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कवर द डेवलपमेंट प्रोसेस? ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे प्रोसेस के अंदर चलती रहती है और पूरी विकास प्रक्रिया को कवर करती है? बच्चों क्लियर? तो लागत, शेड्यूल, जोखिम जैसे मॉनिटरिंग, ऑल की पैरामीटर्स लाइक कॉस्ट, शेड्यूल एंड रिस्क। बच्चों रिस्क के सभी में चलता है, शेड्यूल, कॉस्ट, ठीक है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन नीडेड, बच्चों ये भी चलता है, सब जगह ही चलता है। जब भी आपको जरूरत हो तो करेक्टिव एक्शन आपको लेना ही पड़ता है। बच्चों सभी फेस में कौन कौन सी चीज चलती है? तो कॉस्ट भी का भी इश्यू ही रहता है, शेड्यूल भी है, रिस्क है, भाई ये इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इतना पैसा इसमें लगना चाहिए। रिस्क भी सभी फेस में चलती रहती है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द डेवलपमेंट प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, बच्चों मैट्रिक डेवलपमेंट भी चलता ही रहता है। हर हर जगह अलग अलग तरीके के मैट्रिक चलते रहते हैं जो आपको मैथमेटिकली अप्रोच से इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो डेवलपमेंट प्रक्रिया से संबंधित मैट्रिक्स के रूप में जानकारी प्रदान करना, तो आंसर डी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें चलती रहती है बच्चों पूरे के पूरे डेवलपमेंट फेज के अंदर। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। संचार सुविधा में इनमें से कौन सा एक सामान्य वातावरण नहीं है? बच्चों क्लियर? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टिपिकल एनवायरनमेंट इन कम्युनिकेशन फैसिलिटी? बच्चों संचार सुविधा में इनमें से कौन सा एक सामान्य वातावरण नहीं है? बच्चों संचार जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो याद रखिए कौन सा एक सामान्य वातावरण नहीं है? तो मल्टीपल टीम्स बिल्कुल होती है, मल्टीपल टीम्स एक विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टिपिकल सामान्य एनवायरनमेंट इन कम्युनिकेशन फैसिलिटेशन। बच्चों क्लियर? तो संचार सुविधा में इनमें से कौन सा एक सामान्य वातावरण नहीं है? तो मल्टीपल टीम बिल्कुल होती है, मल्टीपल टीम, मल्टीपल यूजर ग्रुप्स ये भी होते हैं, मल्टीपल फेस्ट, मल्टीपल लोकेशन, तो मल्टीपल लोकेशन बिल्कुल, मल्टीपल फेस्ट नहीं होते कई उत्सव, तो इसका कोई मतलब नहीं। वो ये कहते हैं कि जब ये लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर कर सकते हैं। बच्चों क्लियर है? तो याद रखिए मल्टीपल फेस्ट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। मल्टीपल यूजर ग्रुप हो सकते हैं, मल्टीपल टीम्स हो सकती है, मल्टीपल लोकेशन हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल फेस्ट नहीं हो सकते। बच्चों क्लियर? तो संचार सुविधा में निम्न से कौन सा एक सामान्य वातावरण नहीं है? वो ये कह रहे हैं संचार का एक वातावरण कौन सा नहीं है? तो उत्सव वातावरण नहीं है, क्योंकि उत्सव में तो आनंद करने के लिए जाएंगे। बच्चों क्लियर? ऐसे थोड़ी है वहां पर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेने जाएंगे, वो चीज नहीं है। बच्चों क्लियर? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां मिनिमम दिमाग से भी काम हो जाएगा। इनमें से कौन सा इश्यू मीटिंग्स में शामिल नहीं है? तो ऐसा कौन सा है जो मीटिंग में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इश्यू गैदर द डे बिफोर,
तो पिछले दिन की एकत्रित मुद्दे वो तो शामिल होंगे ही, पिछले दिन क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ, वो तो शामिल होंगे ही। मीटिंग का नियमित शेड्यूल, तो नियमित मीटिंग का नियमित शेड्यूल मीटिंग में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा इश्यूज मीटिंग में शामिल नहीं है, इश्यूज मीटिंग में शामिल नहीं। निम्न में से कौन सा इश्यूज मीटिंग में शामिल नहीं। तो बच्चों इश्यू मीटिंग का मतलब इश्यू से रिलेटेड मीटिंग की अगर बात कर रहे हैं तो उनको इश्यू मीटिंग कह रहे हैं। तो बिजनेस से चर्चा, डिस्कशन विद बिजनेस, डिस्कशन विद बिजनेस, इश्यू मीटिंग तो डिस्कशन विद बिजनेस नहीं है। रेगुलर शेड्यूल ऑफ मीटिंग, रेगुलर शेड्यूल ऑफ मीटिंग तो ये भी इश्यूज का ही है कि कब भी है ना मीटिंग रखनी है नहीं रखनी, अटेंडेंस भी है बच्चों क्लियर। इश्यूज से रिलेटेड ये चीज भी है, ये चीज भी है बच्चों क्लियर, और ये चीज भी इश्यूज से रिलेटेड है, इश्यूज मीटिंग। तो इश्यूज गैदर्ड द डे बिफोर, तो ये भी इश्यू है, ये भी इश्यू है, ये भी इश्यू है। डिस्कशन विद बिजनेस है ना, डिस्कशन विद बिजनेस तो ये इश्यूज का काम नहीं है बच्चों क्लियर। ये कहाँ है, तो ये बच्चों आपका प्लानिंग का काम है बच्चों क्लियर। तो ये प्लानिंग का पार्ट है, ये इश्यूज मीटिंग का कंसेप्ट नहीं है, ये प्लान मीटिंग का कंसेप्ट है क्लियर। तो बच्चों आपका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये प्लान मीटिंग का कंसेप्ट है, ये प्लान मीटिंग का कंसेप्ट है, प्लान मीटिंग का कंसेप्ट है बच्चों क्लियर। और बाकी क्या है, इश्यूज मीटिंग के कंसेप्ट हो सकते हैं। तो ऐसे कभी घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछे तो भी अपन कर सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा सी क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़िए, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बुनियादी गतिविधियों का हिस्सा नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन, वर्जन, ऑडिटिंग एंड रिव्यू और स्टेटस अकाउंटिंग बच्चों क्लियर। पहले क्वेश्चन देखिए, एचसीएम की बुनियादी गतिविधियों का हिस्सा नहीं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो अपन को यह पता है किस आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल किसको अपन को चेंज करना है बच्चों क्लियर। वर्जन भी इसका है, ऑडिटिंग एंड रिव्यू, ऑडिट करना और रिव्यू करना है ना, और स्टेटस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिव्यूइंग और स्टेटस अकाउंटिंग भी है बच्चों क्लियर। स्थिति लेखा ये भी है, ऑडिटिंग और समीक्षा रिव्यू, ऑडिट करना और रिव्यू करना बच्चों क्लियर। अपन ने जो चेंज किया वो सही किया या नहीं किया, तो ऑडिट और रिव्यू भी है बच्चों क्लियर। अब इनमें से एक हटाना अपन को, तो वर्जन नहीं आएगा इसमें बच्चों क्लियर। वर्जन बच्चों अलग चीज हो गई। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बुनियादी गतिविधियों का हिस्सा नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन, क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको सही करना, उसकी अकाउंटिंग करना और ऑडिटिंग एंड रिव्यू करना बच्चों क्लियर। तो ये सारी चीज है, ए सी डी, बी नहीं आएगा, बी अलग चीज हो गई, बी अलग चीज हो गई। एक बार इसको चेक करो बच्चों, इसको भी चेक करो, इसको भी चेक कीजिए। स्थिति लेखा, स्टेटस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिव्यूइंग, ये तो है आइडेंटिफाई, गतिविधियों का हिस्सा नहीं है। जिनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बुनियादी गतिविधियों का हिस्सा नहीं। आइडेंटिफिकेशन है, ऑडिटिंग एंड रिव्यू भी है, ए और सी कंफर्म हो गया बच्चा, डी और बी इनमें से अपन को देखना क्लियर। वर्जन आता है एससीएम में, लेकिन एससीएम में वर्जन आता है, लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ी कह रहा है, क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि आपके जो क्रियाकलाप कर रहे हो उसका हिस्सा नहीं है। गूगल डी बता रहा है, स्थिति लेखा नहीं है ना। तो बच्चों इसको सही कर लो। अब क्वेश्चन स्टेटस, इसको हटाते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्जन आ जाएगा। स्टेटस अकाउंटिंग इसका हिस्सा नहीं है। हाँ मेरे को भी लग रहा था, स्टेटस अकाउंटिंग स्थिति लेखा इसका हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बुनियादी गतिविधियों का हिस्सा नहीं है। तो बच्चों देखिए कहाँ पर चेंज करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है बच्चों। पूरा चेंज हो गया तो वर्जन हो गया। ऑडिटिंग एंड रिव्यू ये भी है, क्योंकि ऑडिट और रिव्यू करना। स्टेटस अकाउंटिंग इसका हिस्सा नहीं है। स्टेटस अकाउंटिंग, अच्छा ये पूरा प्रोजेक्ट का हिस्सा है स्टेटस अकाउंटिंग, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी बच्चों क्लियर। स्टेटस अकाउंटिंग एचसीएम से रिलेटेड नहीं है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड है क्लियर। स्टेटस अकाउंटिंग किसका हिस्सा है, तो स्टेटस अकाउंटिंग पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी उत्पाद की पूर्णता की पुष्टि करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लियर। तो देखिए व्हाट इज वैलिडेटिंग द कंप्लीटनेस ऑफ ए प्रोडक्ट। तो कंप्लीटनेस ऑफ ए प्रोडक्ट, आइडेंटिफिकेशन, सॉफ्टवेयर, ऑडिटिंग एंड रिव्यू, स्टेटस अकाउंटिंग। कंप्लीटिंग
किसी उत्पाद की पूर्णता की पुष्टि करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पूर्णता की आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर, ये दो चीज तो खत्म हो गए। क्लियर? पूर्णता, पूर्णता, किसी उत्पाद की पूर्णता की पुष्टि करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्टेटस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग एंड रिव्यू, तो स्टेटस अकाउंटिंग। बच्चों क्लियर? तो ये होता है बच्चों वो स्टेटस अकाउंटिंग जो अभी अपन ने पढ़ा है। क्लियर है? नहीं, ये भी गलत हो गया। स्टेटस अकाउंटिंग ये भी नहीं होता। क्वेश्चन को पढ़ो। व्हाट इज वैलिडेटिंग द कंप्लीटनेस ऑफ ए प्रोडक्ट? वैलिड, ऑडिट करवा लो साहब। ठीक है, तो ऑडिटिंग। बच्चों क्लियर? डी भी गलत हो गया, स्टेटस अकाउंटिंग। तो क्या आएगा बच्चों? ऑडिट आएगा इसमें, ऑडिटिंग। सर मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग विच ओएसआई मॉडल में विच लेयर सर्विस प्रोवाइड करती है? फिजिकल लेयर मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम करती है। क्लियर? मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग फिजिकल लेयर के ऊपर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग होती ही नहीं है बाबू। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कैसे हो जाएगी मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग? मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है सिग्नल को मर्ज करके एक सिग्नल बनाना, और डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है उसी सिग्नल से मल्टीपल सिग्नल निकाल लेना। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना माधव? प्रोटोकॉल मल्टीप्लेक्सिंग इज डन, प्रोटोकॉल मल्टीप्लेक्सिंग अगर होगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर करना होगा। क्लियर? प्रोटोकॉल मल्टीप्लेक्सिंग अलग चीज है, जहां पर सारे प्रोटोकॉल मिलकर एक प्रोटोकॉल की तरह काम करते हैं, तो वहां प्रोटोकॉल मल्टीप्लेक्सिंग है। क्लियर? प्रोटोकॉल मल्टीप्लेक्सिंग अलग है, मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग अलग है, दोनों चीज ही अलग हो गई। एक तो होता है सिग्नल से रिलेटेड, एक होता है प्रोटोकॉल से रिलेटेड। यस सर, आई गोट योर पॉइंट। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा काम आ गया तो मैं एक एक क्वेश्चन और करा देता हूं, उसके बाद मैं बाद में और क्लास लूंगा आपकी 2 बजे के आसपास। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। तो ऐसे एक या एक से अधिक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम को क्या कहते हैं जिनकी औपचारिक समीक्षा और स्वीकृति की गई हो और जो आगे के विकास का आधार बनते हैं? क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे एक या एक से अधिक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम को क्या कहते हैं जिनकी औपचारिक समीक्षा और स्वीकृति की गई हो जो आगे के विकास का आधार बनते हैं? क्लियर है? तो उसको क्या कहते हैं? बेसलाइन। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, ऐसे एक या एक से अधिक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम को क्या कहते हैं जिनकी औपचारिक समीक्षा और स्वीकृति की गई हो और आगे के विकास का आधार बनते हैं? तो जिनकी स्वीकृति मिल गई उनको क्या कहते हैं बच्चों? उनको बेसलाइन कहते हैं। बच्चों क्लियर? और याद रखिए यही आधार होते हैं, आगे के आधार होते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना हो सके उतना मैं कवर करा देता हूँ। बेसलाइन में बदलाव की समीक्षा और स्वीकृति की जिम्मेदारी रखने वाले समूह को क्या कहते हैं? तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मैंने खूब पढ़ाया आपको। सीसीबी बोर्ड वो होता है जो जितने भी बेसलाइन वाले उनमें अगर अगर आपको कोई चेंज करना है
तो बेसलाइन में बदलाव की समीक्षा और स्वीकृति की जिम्मेदारी रखने वाले समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बोर्ड। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसलाइन या कॉन्फ़िगरेशन आइटम का विशिष्ट उदाहरण क्या कहलाता है? तो बेसलाइन या कॉन्फ़िगरेशन आइटम का विशिष्ट उदाहरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बेसलाइन या कॉन्फ़िगरेशन आइटम का विशिष्ट उदाहरण क्या कहलाता है? तो बच्चों विशिष्ट उदाहरण कहलाता है आपका वर्जन। बच्चों क्लियर? तो बेसलाइन वर्जन है, ये बेसलाइन वर्जन है। कॉन्फ़िगरेशन नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, स्टेटस अकाउंटिंग नहीं, क्या आ जाएगा? वर्जन। बच्चों क्लियर? तो ये एक वर्जन है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट चलिएगा, बेसलाइन या कॉन्फ़िगरेशन आइटम का विशिष्ट उदाहरण कि ये एक वर्जन है, ये बच्चों एक फिक्स वर्जन है, इसके ऊपर आपको जो चेंज करवाना है वो करवा लीजिए। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में गुणवत्ता प्रबंधन को किस नाम से जाना जाता है? बच्चों सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज आल्सो नोन एज, तो क्वालिटी मैनेजमेंट को अपन एसक्यूए से जाना जाते हैं। एसक्यूए मत करना, एसक्यूए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योर्ड। बच्चों क्लियर? तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योर्ड से जाना जाता है, एसक्यूएम से नहीं, एसक्यूआई से नहीं, एसक्यू एसक्यूएम से नहीं, तो एसक्यूए से। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट एसक्यूए का पार्ट है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्वालिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्या ये क्लियर है क्या? कमेंट करो एक बार। अरे क्या हो गया माधव? माधव क्या हो गया? अरे वो प्रोटोकॉल में अगर प्रोटोकॉल की मल्टीप्लेक्सिंग है तो ट्रांसपोर्ट लेयर है, मैंने बता दिया आपको एक बार में ही। अगर नहीं पता चलता तो मैं डायरेक्टली बोल देता, देख के बता देंगे। जब मैं कह रहा हूँ आपको कि प्रोटोकॉल जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होती है, सिग्नल मल्टीप्लेक्सिंग डिमल्टीप्लेक्सिंग फिजिकल लेयर के ऊपर होती है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाऊँ। तो याद रखिएगा क्वालिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के किस पार्ट के अंदर जानी जाती है? एसक्यूए के अंदर जानी जाती है। क्लियर? गुणवत्ता को उपयोगकर्ता संतुष्टि के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिसमें शामिल है तो क्वालिटी ऑल्सो कैन बी लुक्ड एट इन टर्म्स ऑफ यूजर सर्टिफिकेशन। तो क्वालिटी कब होगा, कोई क्वालिटी प्रोडक्ट कब होगा? जब गुड क्वालिटी का आउटपुट दे, जब अनुरूप उत्पाद दे, जब डिलीवरी विद इन बजट एंड शेड्यूल दे। ये क्वेश्चन कल भी आ गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? ई माइनस वी प्लस टू पी, सर ये क्या चीज है? एक्सप्लेन पी विद एग्जांपल। ई माइनस पी प्लस टू वी ये क्या होता है? तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जांपल है। क्लियर? साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का निकालने का फॉर्मूला है, जहां पर पी क्या होता है? पी होता है इंडिविजुअल ग्राफ्स, इंडिविजुअल जो आपके एल्गोरिथम्स होते हैं वो पी होता है, ई होता है एज, और वी होता है वर्टेक्स। क्लियर? अब इनको पढ़ लेना, मैंने बता रखा आपको साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। अब तुम नहीं पढ़ना चाहते, अभी मैं सब कुछ पढ़ा दूं, कैसे पॉसिबल है? आपने पूछा क्या होता है ई माइनस पी प्लस टू वी, मैंने बता दिया साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? ई का मतलब एज है, वी का मतलब वर्टेक्स है बच्चों, और पी का मतलब होता है जो अनजॉइंट जो आपके ग्राफ्स होते हैं या फिर अनजॉइंट जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनको वो बताता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट चलो, निरीक्षण और परीक्षण किस प्रकार की गुणवत्ता लागत है? तो इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, ये कल भी आ गया था, तो ये याद रखिएगा। ये कौन सी लागत है? तो ये अप्रेजल लागत है बच्चों। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये मूल्यांकन लागत के अंदर आते हैं। कौन कौन से? इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, है ना। और प्रिवेंटेशन के अंदर आती है ट्रेनिंग, इंटरनल के अंदर आती है डेवलपमेंट के समय जो कॉस्ट लगती है वो, और एक्सटर्नल फेलियर के अंदर जो कॉस्ट आती है वो बच्चों अपन डिलीवर कर देते हैं उसके बाद वाली। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ बच्चों, स्पीड कम होगी। अकॉर्डिंग टू पेरेटो प्रिंसिपल, x% ऑफ डिफेक्ट कैन बी ट्रेस्ड टू y% ऑफ ऑल कॉजेज, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x एंड y? बच्चों पेरेटो रूल ये कहता है कि 80% जो डिफेक्ट है वो 20% कोडिंग के अंदर होते हैं। बच्चों क्लियर? तो 80% डिफेक्ट 20% कोडिंग के अंदर होते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलिए, स्पीड रखो।
सभी दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने वाला एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट किसकी सफलता है? तो सभी दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने वाला एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट किसकी सफलता है? प्रोजेक्ट फंडामेंटल पर्पज, प्रोजेक्ट क्वालिटी, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सफलता है। याद रखना बच्चों, सारा के सारे जो भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो सारी की सारी मिल गई। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सफलता है बच्चों, क्लियर। प्रोजेक्ट क्वालिटी की सफलता थोड़ी है, प्रोजेक्ट फंडामेंटल पर्पज की थोड़ी है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट की नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सफलता है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पीएमसीएमएम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो बच्चों पीपल मैनेजमेंट और कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। बच्चों क्लियर, पीपल मैनेजमेंट, ये रहा बच्चों, पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो पीएम, तो याद रखिए लोगों के प्रबंधन के लिए भी एक मॉडल चलता है सीएमएम का, जिसका नाम है पीएमसीएमएम। और सीएमएम की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, वो प्रोसेस से रिलेटेड है। लेकिन पीएमसीएमएम किससे रिलेटेड है? तो पीपल मैनेजमेंट के से रिलेटेड है। तो लोगों के प्रबंधन की क्षमता और परिपक्वता मॉडल है। इज नॉट ए प्रोजेक्ट मैनेजर्स एक्टिविटी। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या नहीं करता बच्चों? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग करता है, प्रोजेक्ट कंट्रोल करता है, प्रोजेक्ट डिजाइन कौन करता है? तो टेक्निकल पार्ट वाला व्यक्ति करता है बच्चों, क्लियर। टेक्निकल जो पार्ट वाला व्यक्ति है वो डिजाइन का काम करता है, जिसको अपन डिजाइनर कहते हैं। ये मैनेजर का काम नहीं है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाइए। सॉफ्टवेयर लागत अनुमान के लिए एक दृष्टिकोण नहीं है। तो बच्चों याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर लागत कितनी होगी, यानी जो अपन अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़े या एस्टिमेशन मेथड पढ़े, तो उसके अंदर एनालिटिकल मेथड भी आया था, एम्पेरिकल भी आया था और हेरोस्टिक भी आया था। हेरोस्टिक का मतलब होता है बच्चों पूरा मतलब मान्यताओं के हिसाब से बच्चों, क्लियर। एनालिटिकल गणित के हिसाब से, इंपेरिकल जो है वो अनुभव, इंपेरिकल मतलब अनुभव के हिसाब से बच्चों, क्लियर। क्रिटिकल नाम का कोई भी वहां पर एस्टिमेशन मॉडल नहीं था बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर आइएगा, निम्न में से कौन सा परियोजना प्रबंधन में जोखिम नहीं माना जाता? तो परियोजना प्रबंधन में जोखिम नहीं माना जाता। तो स्टाफ टर्नओवर, स्टाफ बदल जाए, ये भी जोखिम है। ये भी जोखिम है कि उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ जाए, स्पेसिफिकेशन डिले, विशेष विवरण में देरी हो जाए। टेस्टिंग कोई जोखिम नहीं है, टेस्टिंग तो एक अच्छी चीज है बच्चों, क्लियर। ये जोखिम नहीं है, ये तो एक पॉजिटिव चीज है। कौन सा जोखिम बच्चों, क्लियर। तो परीक्षण, तो निम्न में से कौन सा परियोजना प्रबंधन में जोखिम नहीं माना जाता? तो टेस्टिंग जोखिम नहीं है। बाकी कर्मचारियों का बदलाव हो जाए वो भी एक जोखिम है, उत्पाद की प्रतिस्पर्धा हो जाए वो भी जोखिम है, डिले हो जाए किसी भी प्रोजेक्ट में तो वो भी जोखिम है बच्चों, क्लियर। किसी भी तरीके का जोखिम हो, जोखिम होता है। मैंने आपको 9 से 10 तरीके के जोखिम बताए थे, क्लियर। नेक्स्ट चलिएगा, प्रत्येक प्रबंधक परियोजना के जीवन काल में जिस प्रक्रिया का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रबंधक जीवन काल में जिस परियोजना का पालन करता है, तो प्रत्येक प्रबंधक परियोजना के जीवन काल में जिस प्रक्रिया का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बच्चों जिस प्रक्रिया का पालन करता है उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं बच्चों, क्लियर। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, अगर पेपर बनेगा तो यहाँ से आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, गुणवत्ता योजना बनाना, गुणवत्ता योजना विकसित करने की प्रक्रिया है के लिए। तो क्वालिटी प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए क्वालिटी प्लान फॉर, अब किसके लिए बच्चों? प्रोजेक्ट के लिए बच्चों, क्लियर। क्वालिटी प्लानिंग क्यों करते हैं? तो प्रोजेक्ट को क्वालिटी वाला प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, कस्टमर, प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम नहीं बच्चों, तो क्वालिटी प्लान फॉर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सब प्रोसेस ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो निम्न में से कौन सा प्रक्रिया सुधार का उप प्रक्रिया है? तो बच्चों प्रक्रिया अगर अपन को सुधारना है तो कौन सा उप प्रक्रिया है? तो प्रोसेस इंट्रोडक्शन, प्रोसेस एनालाइसिस, प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, क्लियर। तो प्रोसेस एनालिसिस अपन को पहले करना है, किसी भी प्रोसेस को अगर इंप्रूवमेंट करना है तो बच्चों, क्लियर। तो डी प्रोसेसिफिकेशन का मतलब तो प्रोसेस से बाहर निकलना है। प्रोसेस इंट्रोडक्शन मतलब ये आप याद रखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सब प्रोसेस और ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अगर किसी प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करना है तो जो प्रोसेस चल रहा है उसका पहले एनालाइज कीजिए बच्चों, क्लियर। प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन इसका कोई मतलब नहीं है, वो ये कह रहा है प्रोसेस का सब प्रोसेस क्या है बच्चों, क्लियर। तो प्रोसेस एनालिसिस है। तो निम्न में से कौन सा प्रक्रिया सुधार का उप प्रक्रिया है? तो प्रोसेस एनालिसिस, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा आंतरिक सॉफ्टवेयर गुणवत्ता है? तो आंतरिक सॉफ्टवेयर गुणवत्ता क्या है? जो कोडिंग से रिलेटेड है बच्चों, क्लियर। जो कोडिंग से रिलेटेड है वो गुणवत्ता आंतरिक है, और जो कोडिंग के बाहर की गुणवत्ता है वो बाह्य गुणवत्ता होती है। तो सॉफ्टवेयर की आंतरिक गुणवत्ता क्या है? तो रिलायबिलिटी तो बाहर की है, किसी को महसूस हो या नहीं हो। स्केलेबिलिटी भी बाहर की है, यूजेबिलिटी भी बाहर की है, कितने आसानी से वो यूज आ रहा है। लेकिन रीयूजेबिलिटी आंतरिक है, क्योंकि ये कोडिंग के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि कोडिंग डिसाइड करेगा कि ये सॉफ्टवेयर रीयूजेबल है या नहीं है बच्चों, क्लियर।
तो ये याद रखना, रीयूजेबिलिटी या आंतरिक सॉफ्टवेयर गुणवत्ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर समीकरण का उपयोग ये दिखाने के लिए किया जा सकता है कि बच्चों सॉफ्टवेयर समीकरण का उपयोग ये दिखाने के लिए किया जा सकता है कि बच्चों क्लियर। अब ये बच्चों लैंग्वेज ऐसी है, तुम यहाँ पर आइए, द सॉफ्टवेयर इक्वेशन कैन बी यूज टू शो दैट, बच्चों क्लियर। तो याद रखिए उत्पादकता समय सीमा बदलने पर बढ़ती है। तो उत्पादकता समय सीमा बदलने पर बढ़ती है, कोई जरूरी नहीं है समय बहुत ज्यादा कर दोगे तो उत्पादकता का मतलब ही नहीं रहेगा। कुल प्रयास मुख्यतः KLOC में आकार पर निर्भर करता है। तो कुल प्रयास मुख्यतः, तो ये कोई जरूरी नहीं है पहले के प्रोजेक्ट में करता था, आजकल फंक्शन पॉइंट के ऊपर करता है। टीम का आकार बढ़ाकर कोई भी समय सीमा पूरी की जा सकती है, बच्चों क्लियर। तो टीम का आकार बढ़ाने से कोई भी समय सीमा पूरी की जा सकती है, गलत है। ब्रुक्स का नियम यह है कि ज्यादा बड़ी टीम करने से भी बच्चों उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, बच्चों क्लियर। तो ये चीज भी आपका गलत है। अब नेक्स्ट चलिए, कॉस्ट में बिकम प्रोहिबिटिव विद शेड्यूल कंप्रेस। तो कार्यक्रम को छोटा करने पर लागत अत्यधिक हो सकती है, तो ये बिल्कुल सही है, बच्चों क्लियर। ज्यादा छोटा अगर आपने कार्यक्रम कर दिया बच्चों क्लियर तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, बच्चों क्लियर। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है जो एफर्ट होता है एफर्ट प्रोपोर्शनल टू साइज की पावर 3 अपॉन ड्यूरेशन की पावर 4, बच्चों क्लियर। तो ये चीज आपको समझना है। अगर ड्यूरेशन बहुत कम कर देंगे अपन, ड्यूरेशन अगर बहुत कम कर देंगे, टाइम बहुत कम कर देंगे, तो बच्चों याद रखना टाइम बहुत कम कर देंगे तो एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा और कॉस्ट बढ़ जाएगी, बच्चों क्लियर। तो कार्यक्रम को छोटा करने पर लागत अत्यधिक हो सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन मुख्य प्रयास मुख्यतः KLOC के ऊपर ही टिका हुआ होता है, बच्चों पुराने में तो ठीक था लेकिन नए में ये नहीं है। मॉडर्न जमाने में फंक्शन पॉइंट पे काउंट होने लग गया। उत्पादकता समय सीमा बदलने पर बढ़ती है, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो आपका डी आंसर होगा, क्योंकि ज्यादा ही कंप्रेस कर दोगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आपको लगानी पड़ेगी, बच्चों क्लियर। नेक्स्ट चलिए, रिस्क प्रोजेक्शन अटेम्प्ट टू रेट ईच रिस्क इन 2 वे। रिस्क प्रोजेक्शन के अंदर अपन क्या करते थे, रिस्क मैट्रिक्स बनाते थे। अब रिस्क मैट्रिक्स में एक तरफ तो आपकी रिस्क होती थी और बच्चों एक आपकी क्या होती थी, एक होती थी रिस्क प्रोजेक्शन अटेम्प्ट टू रेट ईच रिस्क इन 2 वे। तो बच्चों याद रखिएगा, रिस्क प्रोजेक्शन का मतलब होता है रिस्क का इम्पैक्ट। अब बच्चों एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि एक तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है और एक उसका इम्पैक्ट क्या है, बच्चों क्लियर। इन दो चीजों के ऊपर चलता है, ये 2D मैट्रिक्स होता है, ये मैंने पूरा पढ़ा रखा, आपको एक बार देख लेना। तो जोखिम प्रेक्षण प्रत्येक जोखिम को 2 तरीकों से मापने का प्रयास करता है। तो लाइक्लीहुड मतलब क्या होता है कि कितनी बार आ रही है, प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको, क्लियर। और फिर आ जाइए एक्सपोजर, तो एक्सपोजर का तो कोई मतलब नहीं है, वो रिस्क एक्सपोजर RE होता है, बच्चों क्लियर। तो RE नहीं है, ये RE नहीं है तो एक्सपोजर खत्म हो गया, कॉस्ट भी यहाँ पर खत्म हो गया। इम्पैक्ट चलेगा है ना, प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट और लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी इम्पैक्ट ही होता है। संभाव्यता और प्रभाव और संभाव्यता और परिणाम, ये आपका सही आंसर होगा। कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी इम्पैक्ट ही होता है, बच्चों क्लियर। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाओगे तो कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं, इम्पैक्ट कम बोलते हैं, क्लियर। इसलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। परिणाम तो याद रखिए कितनी बार वो आ रहा है वो कहलाता है उसकी प्रोबेबिलिटी और क्या उसका परिणाम है, बच्चों क्लियर। तो कॉन्सिक्वेंस ज्यादा अच्छा है क्योंकि अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। तो सिस्टम एनालिसिस में तो अपन इम्पैक्ट बोल सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर इन दोनों में से आप कॉन्सिक्वेंस को ज्यादा महत्व देना। तो याद रखिए कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है उसका परिणाम। तो जोखिम प्रेक्षण प्रक्षेपण प्रत्येक जोखिम को 2 तरीकों से मापने का प्रयास करता है। तो रिस्क प्रोजेक्शन अटेम्प्ट टू रेट इच रिस्क इन 2 वे। तो एक तो याद रखना प्रोबेबिलिटी और एक उसका क्या है, इम्पैक्ट है, यानी कॉन्सिक्वेंस है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी क्लियर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, एक परियोजना बजट रिपोर्ट में
3,50,000 खर्च दिखाया गया है, जबकि बजट 4 लाख है। बच्चों क्लियर? अच्छा, बजट तो कितना था? 4 लाख, लेकिन मैंने उसको 3,50,000 में कंप्लीट कर दिया। बच्चों क्लियर? 3,50,000 में कंप्लीट कर दिया। बच्चों क्लियर? बजट 4 लाख था, लेकिन 3,50,000 में कंप्लीट कर दिया। तो ये क्या बता रहा है? द प्रोजेक्ट विल कंप्लीट विद इन बजट। परियोजना बजट में पूरी होगी। ये परियोजना का अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं। हम निश्चित नहीं हो सकते कि परियोजना कैसे चल रही है, और परियोजना आवश्यक राशि से कम खर्च कर रही है। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा? वे परियोजना का अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं। बच्चों क्लियर? तो इसका बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 लाख का जो बजट था उसका काम अपन ने 3,50,000 में कर दिया। एक परियोजना बजट रिपोर्ट में इतना खर्च दिखाया गया है, जबकि बजट इतना था। निम्न में से कौन सा सही है? दे आर डूइंग ए गुड जॉब मैनेजिंग द प्रोजेक्ट। बच्चों क्लियर? लेकिन अगर इसमें ये क्वेश्चन हो जाता, लेकिन प्रोजेक्ट कितना पूरा हुआ अभी तक ये पता नहीं है, तो फिर ये आ जाएगा आंसर, वी कांट बी श्योर हाउ द प्रोजेक्ट इज गोइंग। हम निश्चित नहीं हो सकते कि परियोजना कैसे चल रही है। लेकिन ये क्लियर है, अभी जितना क्वेश्चन है उसका आंसर भी आ जाएगा। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए। प्रोबेबिलिटी के साथ इंपैक्ट बढ़ा है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस ज्यादा अच्छा है वहां पर। क्यों? क्योंकि कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है उसके साथ इसका इफेक्ट। बच्चों क्लियर? उसके साथ इसका इफेक्ट, किसी चीज के साथ इसका इफेक्ट, प्रेजेंस के साथ उसका इफेक्ट। क्लियर? तो वो आपको ज्यादा बढ़िया आंसर है। नेक्स्ट, 40-20-40 नियम बताता है कि विकास प्रयास का सबसे कम हिस्सा किस पे खर्च होना चाहिए। तो बच्चों 40 तो होता है प्लानिंग के ऊपर, 20 होता है कोडिंग के ऊपर, और 40 होता है आपका टेस्टिंग के ऊपर। बच्चों क्लियर? तो ये याद रखना, सबसे कम हिस्सा किस पे खर्च होना चाहिए? तो कोडिंग के ऊपर। बच्चों क्लियर? तो बी आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेना, थोड़ा मेरे दिमाग से तो नहीं निकल गया। 40-20-40, तो 20 सबसे कम हिस्सा किस पे खर्च होता है? तो कोडिंग के ऊपर। क्लियर? ऐसे तो कोडिंग ही आएगा, फिर भी एक बार आप चेक कर लो। कोडिंग के ऊपर 20%, प्लानिंग के ऊपर 40, टेस्टिंग और अदर फेस, यानी नीचे वाले देखिए 3 फेस में बांटा गया। एक तो ऊपर वाला फेस, इसमें 40%, एक मिडिल फेस होता है जो कोडिंग है 20, और फिर इसके नीचे का फेस, इसमें भी 40% काम अपन को करना होता है। तो याद रखिए जितना भी टाइम का हिस्सा होता है। बच्चों क्लियर? तो टाइम का हिस्सा इस हिसाब से बांटा जाता है, विकास प्रयास का सबसे कम हिस्सा किस पे खर्च होना चाहिए? तो किस पे खर्च होना चाहिए? प्लानिंग के ऊपर खर्च होना चाहिए। ये बच्चों किसके ऊपर? कोडिंग के ऊपर, और ये किसके ऊपर? टेस्टिंग और नीचे वाले पार्ट के ऊपर खर्च होना चाहिए। क्लियर? एक बार चेक कर लीजिए इसको, बाकी मेरे हिसाब से क्लियर है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया, लेकिन थोड़ा सा कोई काम है। एसआरडी के अंदर क्या आता है? एसआरडी के अंदर बच्चों जो फाइनल हो जाता है ना, गजेटेड हो जाता है कि ठीक है यार, गजेट बन जाता है कि ये काम अपन को करना है, वेरिफिकेशन के बाद, वो वैलिडेशन के बाद, वैलिडेशन के बाद। क्लियर? अरे भाई माई वर्धन, ये तो सही है कि कोडिंग में ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन अगर आपको सही ढंग से सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो अब कोडिंग में कोई खर्चा नहीं होगा। एआई का जमाना आ गया, एआई का जमाना आ गया, लेकिन अपन को किताब के हिसाब से बताना होगा, एससीआई के हिसाब से ही बताना होगा। क्लियर? तो हो सकता है मैं अगली क्लास टाइम मिला तो आज ही ले लूंगा। अगली क्लास टाइम मिला तो आज ही ले लूंगा, आप तैयार रहना, 2:30-3 बजे के आसपास हो सकती है। ठीक है, अगर टाइम मिला तो, लेकिन टाइम मिलता ही नहीं है। दिक्कत ये है कि बिजी बहुत रहते हैं, टाइम मिलता ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो कल इसको खत्म कर देंगे एसपीएम को। आप एक बार पूरा पढ़ लेना, पीडीएफ जितना भी मैंने मर्ज किया सब कुछ पढ़ के रेडी रहिएगा। आज नहीं तो कल एसपीएम पे लोक लगा देंगे। औरों में टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। नेटवर्किंग खूब है, डीबीएमएस खूब है, खुद ही देख लो उनको। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें आपको डाउट है उनकी भी एक एक क्लास लगा देंगे। धन्यवाद।